अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? कल कैसा गुजरा? अच्छा रहा दिन? आज का टॉपिक थोड़ा सा पूरे वीक से हटके है और आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली अपनी राय का इजहार इधर उधर से सुन के करते हैं, यानी उनकी कोई अपनी राय नहीं होती, ना उन्होंने कुछ खुद ट्राई किया होता है, बल्कि वो दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर अमल करके अपनी एक राय कायम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर मिसाल दूँ तो अक्सर लोगों ने सुशी चखी नहीं होती, लेकिन किसी के सुशी चखने के बाद वो जब कैसे अजीब सी आवाज़ें मतलब लाइक टेस्ट वाइज निकाल रहा होता है, तो आपको लगता है कि ये आपके लिए भी ये खाना नहीं बना और पता नहीं कैसा होगा और क्या होगा और क्या मज़े का होगा या नहीं। सो आप उसको कभी ज़िंदगी में ट्राई नहीं करते। फिर अगर मैं दूसरी तरफ ये कहूँ, प्रोफेशन की बात करूँ, अगर शोबिज़ का प्रोफेशन एक ज़माने में तो खैर बहुत ही बुरा समझा जाता था, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी लोगों ने थोड़ा खुद एक्सपीरियंस करना शुरू किया, यानी कि आपके खुद के रिश्तेदार इस फील्ड में आए तो आपको लगा कि कोई प्रोफेशन बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा बुरा होता है। सो एक ज़माने में और अभी भी बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन को बुरा समझते हैं क्योंकि उन्होंने खुद तो एक्सपीरियंस नहीं किया होता शोबिज़, इधर उधर से सुनी सुनाई बातें या कुछ ऐसी बातें सुनकर कहते नहीं नहीं नहीं, ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है। उसी तरह सैलून या मेकअप के प्रोफेशन को भी ये समझा जाता है नहीं 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 नहीं, ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है। सो आप अपनी राय जो है वो खुद कायम करने वाले जब होते हैं, जब आप मैच्योर हो जाते हैं, जब आपने दुनिया देख ली होती है और आप कहते हैं अच्छा मैं ट्राई तो करूं, अच्छा मैं देखूं तो सही, क्यों लोग इसके बारे में ऐसा कहते हैं। ये आप जब बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यानी कि इस एज में आके मैं एक ज़माने में बड़ी जजमेंटल होती थी और मैं इसी तरह लोगों की सुनी सुनाई बातों पर अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को जज किया करती थी। फिर मैंने कहा नो, मैच्योरिटी के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए किसी की भी पर्सनालिटी को लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्टन टाइम पर अगर आप लड़की के दिमाग में ये बिठा दें कि उसने अलग ही रहना है, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं भाई, मुसीबतें ही होंगी, मुश्किलात ही होंगी और ज़िंदगी पुरसुकून नहीं गुजरेगी, सो वो कभी भी एडजस्ट ही नहीं हो पाएगी उस सिस्टम में जिसे आप जॉइंट फैमिली सिस्टम का नाम देते हैं, जिसमें सब एक साथ रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स, देवरानी जेठानी, एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं, लेकिन बहुत सारी हेल्प भी होती है। ये वैरी करता है और कुछ लोग जिनके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि नहीं नहीं अलग नहीं रहना, अलग हो गए तो ये प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, उनके लिए अलग रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी गुट्ठी में ये डाल दिया जाता है कि भाई साथ ही रहना है, अकेले नहीं रहना, बहुत बहुत मुश्किल से दो चार रहेंगे। तो ये एक बहस है। बहुत सारे लोग ख्वाहिश करते हैं बड़ी फैमिली में शादी होने की, बहुत सारे लोग ख्वाहिश करते हैं कि लड़का भाई ऐसा हो कि जिसकी या तो माँ बाप ही ना हो या माँ बाप हो तो वो अलग रहता हो, शादी के बाद एक अलग घर रह के रहे। ये एक बहस, एक डिबेट है और अलग अलग ख्वाहिशात होती हैं फैमिलीज़ को उसके हवाले से लेके। तो आज इस डिबेट को हम यहाँ इस प्रोग्राम के थ्रू थोड़ा एक प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे और साथ साथ टॉपिक से हट के अगर मैं ये कहूँ, मुबारकबाद देना चाहूँगी मैं वसीम बदामी और अनीका निसार जो कि ARY के न्यूज़ डिपार्टमेंट के खाली मतलब एंकर्स तो हैं ही, लेकिन बहुत काबिल लोग हैं दोनों, जिनको तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। कल ये अनाउंसमेंट हुई और हम बहुत मुबारकबाद तहे दिल से देते हैं दोनों अपने न्यूज़ एंकर्स को। बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह आपको और कामयाबियाँ दिखाए, आमीन सुम आमीन। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए इस डिबेट का हिस्सा बने और शायद आपका परसेप्शन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू खुद का चेंज हो सके यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन सुनने के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो एक बहुत ही मैं तो कहती हूँ बड़ी रिलेटेबल डिस्कशन है ये, क्योंकि हर किसी को इस
इस बहस से, इस डिबेट से गुज़रना पड़ता है। और आज मेरे पास यहाँ 3 मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, 2 सेलिब्रिटीज़ हैं, एक ऑब्वियसली डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलेंगे, फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो इन सब चीज़ों से गुज़र चुके हैं, उनके एक्सपीरियंसेस। क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द आपकी माँ, आपकी बहन, इन सब के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके अच्छे और बुरी चीज़ों से आप अपना परसेप्शन डेवलप करती हैं। और चलें आज की डिबेट भी देख लेते हैं कौन किस चीज़ में खुश है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहसिन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हमेशा रिश्तों को लेके बड़ी अच्छी और प्यारी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी लॉजिकल होती हैं जी जी और जी, बड़ी बिल्कुल। डेप्थ में होती हैं। तो और सब देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और फिर मेरे साथ हैं यहाँ राबिया रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपके एक्सपीरियंसेस से भी हम कुछ फ़ायदा उठाएंगे यहाँ obviously। होपफुली इंशाल्लाह। और मेरे साथ है मेरी फेवरेट डॉक्टर नौशीन शहजाद, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सारी दुनिया ने कुछ डिग्रीज ली हो, इन्होंने तो रिश्तों के ऊपर जो एक्सपीरियंस रिसर्च की हुई है, वो उससे हमें बड़ी लर्निंग, बड़ी एक सीखने का मौका मिलता है शुक्रिया। आपकी छोटी छोटी टिप्स के थ्रू। बड़े मुझे अच्छे कमेंट्स आते हैं जब भी आप आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो शायद डॉक्टर्स की लोगों को समझ नहीं आ रही होती, या जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी समझ नहीं आ रही थी, आप बड़े अच्छे अल्फाज और आसान अल्फाज में उन तक पहुंचा देती हैं। सो आज का यही टॉपिक है, बड़ा रिलेटेबल है जी। जॉइंट फैमिली सिस्टम या सेपरेट रहना। वेस्ट में तो ये कल्चर है कि ज़ाहिर है सब सेपरेट ही रहते हैं, हमेशा से यही देखा गया है। पर हमारे कल्चर में शायद ये सब कॉन्टिनेंट से आया ये कि कैसे ये साथ रहने वाला, कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई? क्या आप लोग मेरी इसमें कोई मदद कर सकते हैं इसकी हिस्ट्री में? कहाँ से शुरुआत हुई? ये डॉक्टर हजरात ये डॉक्टर्स ये शुरू ये करेंगे डॉक्टर कहाँ है? क्योंकि डॉक्टर नहीं है, ये वो है वही कंसल्टेंट। डॉक्टर साहबा शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने तो 2 किरदार माँ के बताने, लड़के की माँ और लड़की की माँ। हाँ। क्योंकि मेरे अपना ज़ाती नज़रिया है कि घर या सिस्टम या कोई भी चीज़, उसमें सबसे अहम किरदार औरत का है। हाँ। वो माँ है, वो बहू है, वो बेटी है, कोई भी है, और वो सास भी है। जो सास में हाँ। जो भी रिश्ता है, उसने उस 4 दीवारी को, उन रिश्तों को उसने जोड़ के रखना है, वो औरत का ही किरदार है। तो अगर मैं ही शुरू करूं तो 2 इसलिए कि माह मैं आप है मर्दों को के पॉइंट ऑफ व्यू को आप जी, यहाँ लीड कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ। हाँ। देखिए, लड़के की माँ है, मैं ये कहता हूँ कि जो माँ अपने बेटे से बेतहाशा मोहब्बत करती है, बहुत मोहब्बत करती है, उसकी खुशियाँ देखना चाहती है, उसके सर पे सेहरा देखना चाहती है, तो वो शादी करने में जल्दी ना करे, अपने बेटे की शादी जल्दी ना करे। क्योंकि जैसे ही बेटे की शादी होती है, बहू आती है, तो वो माँ कहती है मेरा बेटा मुझसे छिन गया। अब दूसरी तरफ लड़की की माँ जो कहती है कि मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी है, मेरा घर संभाला हुआ है, मेरी बेटी सब कुछ है, और फिर ये भी कहती है अल्लाह बस जल्दी से मेरी बेटी अपने घर की हो जाए, अपने घर की हो जाए। जैसे बेटी की शादी होती है तो एक ही बात कहते हैं, कोशिश करना, अलग घर ले लेना। अब वो बेटी माँ की बात लेकर आती है कोशिश करने के लिए, और वो जिसे माँ को बहुत प्यार है अपने बेटे से, जब वो दोनों कैरेक्टर एक साथ रहते हैं, अब मज़े की बात यह है कि माँ अपनी बेटे की खुशियाँ देखना चाहती है, अगर वो खुश रहना चाहता है, बीवी को टाइम दे रहा है। एक नई लड़की उस घर में आई है, बहू आई है, उसको टाइम चाहिए, उसको सब रिश्तों का प्यार चाहिए। तो वहाँ वो लड़के की माँ का ये किरदार वलीमे के बाद ही शुरू हो जाता है, या तो मेरे बेटे पे जादू हो गया है, या मेरा बेटा जो है ना इसने बिल्कुल ही रन मुरीद कर दिया, गुलाम कर दिया। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है ना औरत का, उससे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और उधर जो लड़की की माँ है, उसका जो सबसे बड़ा किरदार वो बन जाता है कि हर वक्त बेटी के साथ फ़ोन पे लगे रहना, और बेटी बार पल पल की जो रिपोर्ट दे रही है, तो ऐसी बेटियां जो है ना वो फिर अपना घर नहीं बना सकती। एक्चुअली होता ये है कि वो सास ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एक लेवल पर होती है। अच्छा, मैं यंग यहाँ लड़की मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछूं, यंग लड़की जो है वो यंग होती है, नाइव होती है, और इतनी शायद उसको दुनिया की समझ नहीं होती, और घर की पॉलिटिक्स में वो इतनी ज़ीरो होती है कि उसको नहीं आती। तो जो माँ है वो कहती है कि उसको सास को मुंह देने के लिए मेरी बेटी तो कर नहीं पाएगी,
जैसे हमेशा माएँ करती हैं, हेल्प करती हैं बेटियों की, चाहे खाना पकाना हो, चाहे ज़िंदगी के कोई और चोर्स हो, उसी तरह वो माँ समझती कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो मैं अपने लेवल की बंदी को मुँह दूँ। तो ये वॉर, एक तरह की घरेलू वॉर शुरू हो जाती है। आप क्या कहने का मकसद है? मेरा मतलब है कि ये वॉर नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर माँ को ये बताना चाहिए बेटी को कि वहाँ जाके उन सब रिश्तों को अपना समझ, अपनी सास को अपनी माँ समझ, और आगे फिर सास का भी किरदार है कि उसको बेटी समझेगी तो वो आपस में। देखिए, आप 3 हैं, मैं 1 हूँ। मैं ये बात करना चाहूँगा कि माँ हो, बीवी हो, बेटी हो या बहन हो, पिसता बेचारा मर्द ही कसम से मैं सही कह रहा हूँ। देखिए, हर रिश्ते को मर्द ने लेके चलना है, तो हर रिश्ता मर्द से वही प्यार, वो ये नहीं चाहता कि हमारी मोहब्बत तकसीम हो, वो माँ हो, वो बहन हो या कोई भी। तो इसलिए मर्द बेचारा पिस जाता है। मैं ये कहता हूँ, मेरा सिर्फ इस गुफ्तगू का मतलब जो इब्तदाई मैंने शुरू की है वो ये है कि माँ, लड़की की माँ बेटी को मौका दे कि वो अपने तौर पे उस घर में जगह बनाए। अगर बेटी पल पल की खबर देती रहेगी, माँ के साथ फ़ोन पे बात करती रहेगी, माँ कहेगी अब ये करो ये करो, वो माँ के कहने पे अगर चलती रहेगी तो वो उस घर में मुश्किल से जगह बना। सही है, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया। ठीक है, अब मैं चलूँगी आपकी तरफ। आप क्या कहना चाहेंगी राबिया? अच्छा, मेरा इनके साथ काफ़ी इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्योंकि आपने जो ये पूरे सिनेरियो की बात की, इसमें सिर्फ जिक्र आपने माँ का किया। अगर एक माँ अपने बेटे से बहुत अटैच है और वो उसको ये सिंड्रोम है कि वो अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती, तो वो कहाँ से आया? क्या पता उसका शौहर उसकी ज़िंदगी में वो पार्ट प्ले नहीं कर रहा कि वो अपने बेटे पे बहुत डिपेंडेंट है। शौहर ने नहीं टाइम दिया, क्योंकि इन दी एंड कोई भी इंसान एक एंकरेज देखता है, ये हमारी नेचर है। बाय नेचर हमें कोई ना कोई ग्राउंड चाहिए होता है। तो अगर आपका शौहर आपकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं है, आपने अपने बच्चों पे बहुत मेहनत की, उनकी तरबियत की, उसके बाद आप गिव एंड टेक वाला रिश्ता वो नेचुरल है। एक औरत सोचती है कि ये बच्चा बड़े होके मेरा ख्याल रखेगा, मेरे साथ अच्छा रहेगा, उसकी वो अटैचमेंट या उसको वो दुसराहट जो उसके हस्बैंड, उसके पार्टनर नहीं से मिलनी चाहिए थी, वो उसने अपने बच्चों में ढूंढ ली, क्योंकि ली। हर किसी को एक पार्टनरशिप तो चाहिए जिंदगी बिल्कुल। और जैसे हमारा कल्चर है कि जो कि मैं नहीं समझती ये सही है कि माओं का सहारा उनकी औलाद होती है, जवान औलाद। क्यों? वो बच्चे आपके थे, अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, आपने उनको बड़ा किया, सब किया, उसके बाद एक टाइम आता है कि उनको इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। जैसे परिंदे भी जब अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं तो उनको अकेले भेजते हैं यूं उड़ने के लिए कि वो अपने पर फैलाएं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी ऊंची उड़ान भर पाएंगे। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बांध के रखना, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ माँ पे क्यों आती है या औरत पे क्यों आती है कि वो एक माँ है, बेटी है, बहन है, बहू है? नहीं, वो एक इंडिविजुअल भी है, उसके कोई ट्रॉमाज होंगे, बचपन में अटेंशन नहीं मिली होगी, शादी के बाद वो गुजरी होगी, तो क्या पता वो बैकफायर हो रही हो, उसकी सास उसके साथ सही नहीं हो या कुछ भी हो, सपोर्ट नहीं मिला हो। तो वो चीज़ें जो रूट कॉज होती हैं, हम उसको छोड़ के हम प्रेजेंट की सिचुएशन में घुस जाते हैं, हम थोड़ी सी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते किसी भी इंसान अच्छा को। और अक्सर आप घरों में देखेंगी कि सासें बदनाम होती हैं। होता क्या है, ससुर जो है वो सास को पूरा भरते हैं, तुम्हारी बहू देखो सुबह नहीं उठती, तुम्हारी बहू देखो ये नहीं करती, और वो जो एग्जॉस्ट बनता है वो सास की ज़बान। अगर नहीं भी करते तो वो यहाँ पे मर्दों का रोल बहुत कम है कि अगर कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहे हैं उनकी बेगम को बहू के हवाले से, तो उसको सही करें कि नहीं ऐसा मत सोचो। अक्सर होता है शैतान आ जाता है, लेकिन आपको कोई सही बताने वाला नहीं होता कि नहीं तुम ज्यादा सोच रही हो, नहीं तो वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती मर्दों की। तो वो कहते हैं अब दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। मैं चलती हूँ डॉक्टर, मैं पूरे प्रोग्राम में आपको मौका दूंगी, मैं अब इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहूंगी। ठीक, आप क्या कहती हैं जी? मैं तो इन दोनों से ही इख्तिलाफ करूंगी, बिस्मिल्लाह, अगर इजाजत हो। थर्ड परसेप्शन जी, क्योंकि शुरू में इन्होंने कह दिया था कि हर बंदे की अपनी राय होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं उससे फ़ायदा उठाती हूँ और मैं थोड़ा सा इसकी हम हिस्ट्री में जाते हैं। अच्छा, कि शादी क्या चीज़ है, ठीक है, और क्यों करते हैं और उसका मकसद क्या है। शादी जो है हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इंसानों को अपनी प्रोटेक्शन चाहिए होती है। ठीक है, हिस्टोरिकली लोग मिलजुल के कुंबों में, कबीलों में क्यों रहते थे? प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये तो बहुत मशहूर जुमला है।
तो यानी कि आज से आप लोग 100 साल पहले कह लें तो लोग कबीलों को जो है वो इम्पोर्टेंस दिया करते थे और बहू के आने पे बहुत खुश होते थे कि हमारा कबीला अब बढ़ेगा, ठीक है। सो वो जो चीज़ है, और जो उनकी बेटियां थीं, इसी तरह एक रिवाज बन गया था कि जो बेटियां हैं वो दूसरे कबीले में चली जाती हैं, उस कबीले से लड़कियां इधर आ जाती हैं, ठीक। तो हाबिल काबिल के ज़माने का रस्म है कि आप हो जाएगा। अब वो जो बच्चियां उनके घर आई हैं, उनकी वजह से उनकी नस्ल बढ़ेगी, परवरिश होगी। अच्छा, अब ये एक्सचेंज क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि वालिद एक अरसे तक अपनी बेटी को उन्होंने संभाला, उसको प्रोटेक्ट किया। जब वालिद को ख़ुद महसूस होता है कि अब मैं वो जवान आदमी नहीं रहा कि मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं ये रिलीजन के कतई नज़र बात कर रही हूँ, सिर्फ इंसान के बेसिस पे बात कर रही हूँ, तो उसको ख्याल आता है कि मैं अपनी बच्ची को एक जवान आदमी के सुपुर्द करूँ जो उसका ख्याल रखे और उसको सब प्रोटेक्शन दे और साथ ज़ाहिर है कि उसके बच्चे भी पैदा हों, सब कुछ पार्टनरशिप भी हो। तो वो एक मज़बूत जवान को तजवीज़ करता है, सोचता है उसके बारे में और अपनी बच्ची को उसके हवाले कर देता है। जो एक रस्म होती है, आपने देखा होगा अक्सर अंग्रेज़ों की शादियों में तो हम देखते हैं कि बाप पकड़ के ले जाता है करता है और फिर वो बाकायदा हवाले करता है उस शख्स के कि अब तुम्हारे हवाले, ठीक है। तो ये एक बहुत यानी कि बड़ी एक लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सास बहू चपकलिश ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अम्ब्रेला क्या चीज़ है। अम्ब्रेला इज़ प्रोटेक्शन, ठीक है। अब वो आप मुझे ख़ुद बताइए, घर में आपके 2 चौकीदार हों तो ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी, 4 होंगे तो और होगी, और कोई नहीं होगा तो घर आपका प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो क्या घर में जितने अफराद होंगे तो प्रोटेक्शन ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। एक सीधी सी बात है कि बहुत अच्छी मिसाल है। जी कि प्रोटेक्शन हम बेसिक इंसान अपनी ज़िंदगी की बका चाहता है और प्रोटेक्शन चाहता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन के बाद रिप्रोडक्शन आती है। अगर आपने प्रोटेक्ट ही नहीं किया अपने एम्ब्रियो को, अपनी नस्ल को, तो आगे रिप्रोडक्शन तो सोचेंगे नहीं फिर आप ना कि जब ऐसा हो। तो अब जब वो वहाँ पर आ गए तो अब ये सास बहू का झगड़ा या शौहर के ऊपर बर्डन आ रहा है कि मैं अम्मी को संभालूं या बीवी को संभालूं, ये तो ज़िम्नी बातें हैं। ये तो जहाँ 2 इंसान होंगे वो क्लैश करेंगे। आप उनको उठाइए और न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड कर दीजिए, लड़ाइयाँ अब भी होंगी, मियाँ बीवी अब भी लड़ेंगे, माँ और बेटा अब भी लड़ेंगे, ठीक है। ये तो इंसान के अंदर एक चीज़ है ना, लड़ना जिसको हम कहते हैं वो इख्तिलाफ़ राय होता है। जब एक और राय आती है, एक छोटे से बच्चे की भी राय कई दफ़ा बेहतर होती है, और अगर माँ कह दे कि माँ वैसे तो लड़ लेगी मगर जब बच्चा चला जाएगा तो सोचेगी, यानी उसके पॉन्ड में, उसके तालाब में बच्चे ने एक छोटा सा कंकरी फेंक दी, उससे उसका जो बिलीफ सिस्टम था वो चेंज होने लगा, ठीक है। मसलन बच्चे ने कहा कि अम्मी कोई ज़रूरी नहीं है ना, इतनी बड़ी सालगिरह नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोड़े आप वो पैसे मुझे दे दें। अम्मी कह रही है नहीं नहीं बेटे, दुनिया को मुंह दिखाना है। अब वो बच्चे आजकल प्रैक्टिकल सोच के, ठीक, फिर माँ सोचेगी कि हाँ कह तो ठीक रहा था। तो इख्तिलाफ़ राय से चीज़ें तरक्की करती हैं। हाँ में हाँ मिलाए जाए आप, ये जी घर का बड़ा है इसकी हाँ में हाँ मिलानी है, उस घर में कोई तरक्की नहीं होगी, ठीक। तो इख्तिलाफ़ राय हमने भी की ना तीनों ने, तो हम इस मौजू हो सकता है इससे किसी ना किसी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए। इस मौजू को हम आगे लेकर गए, और हम इन चीज़ों से बालातर होकर हम सोच रहे हैं। अगर औरत के, जैसे आपने कहा कि सास के अपने मसाइल हैं, उसको मोहब्बत नहीं मिली, तो उसको चाहिए ना अपने ट्रॉमास का इलाज कराए, ठीक है। शादी से पहले, बेटे की शादी से पहले अपने ट्रॉमास का इलाज कराए, ताकि उसका गुस्सा बेटे पे ना उतारे या बहू पे ना उतारे। जी, यूं ही अगर लड़की आ रही है तो वो प्री मैरिटल काउंसलिंग लेकर आए, वो समझ के आए कि शादी क्या होती है, ठीक है। और बजाय इसके जो हम लड़कियों को एक ज़माने में ट्रेनिंग देते थे कि खाना पकाना सीख लो, ये वाला सीख लो, ये सीख लो, भी ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी प्री मैरिटल काउंसलिंग में आता है कि कई बेटा अंडा भी बनाना आता है कि नहीं। अगर उनका नौकर छुट्टी कर गया तो क्या बस मंगाओगे खाना, बाहर से ही मंगाओगी, हाँ। तो ये चीज़ें भी प्री मैरिटल काउंसलिंग में आती है कि आप में स्किल्स कितनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लड़का है, जो इन्होंने अर्ज़ किया कि सारा बर्डन तो लड़के पे आता है,
तो लड़के को ये समझना चाहिए कि माँ से मोहब्बत बिल्कुल अलग चीज़ है, बीवी से मोहब्बत बिल्कुल अलग चीज़ है, बहन से मोहब्बत और चीज़ है। माँ तो इतने में खुश हो जाती है कि बच्चा आते ही माँ के पास 2 मिनट भी बैठ जाए। आप कैसी हैं? ठीक है, आज दवाइयाँ खा ली, खाने में क्या पकाए? अच्छा आपने बनाया होगा तो मज़े का ही होगा। अगर उसी को डिप्लोमेटिकली बातें नहीं करनी आती तो वो बर्डन ही लेगा। ठीक है, बहन के साथ ज़रा छेड़छाड़ कर ली, मजाक कर लिया, कुछ ह्यूमर कर लिया, कुछ उसकी बातें कर ली, ये 10-15 मिनट काफ़ी थे। ठीक है, उसके बाद जो लड़की उसके सुपुर्द की गई है कि अब ये इसका आपने ख्याल करना है और उसके साथ उसकी पूरी नस्ल जुड़ी हुई है, अब उसने उसको भी काम डाउन करना है। ठीक, फिर उसकी मोहब्बत की नौइयत अलग है, वो उससे अलग नौइयत की मोहब्बत करेगा। तो देखें, जहाँ 2 सौखने हों उनका तो लड़ना समझ में आता है, सही है ना, वो तो दोनों एक रोल प्ले कर रही हैं। अब बीवी अलग, माँ अलग, बहन अलग, इनके तो रोल्स ही अलग अलग। क्यों लड़ाई होती? मुझे तो यही समझ नहीं आती कि रोल्स ही अलग हैं। 2 लोगों के सेम रोल हो, आप लड़े। 2 बहन भाई क्यों लड़ते हैं? माँ की मोहब्बत लेने के लिए सिबलिंग राइवलरी होती है, दोनों का एक मुकाम है। ठीक, दोनों भाई सबसे ज़्यादा लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? दोनों का जायदाद में हिस्सा एक है। ठीक, तो जो बराबरी होती है ना, वहाँ लड़ाई होती है। तो ये तो उसमें मुझे मतलब मैं अगर वाकई सोचूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि लड़के के ऊपर क्या बर्डन है। अगर उसको डिप्लोमेटिकली डील करना आता हो तो कोई बर्डन नहीं। डिप्लोमेटिकली आपकी तरफ लड़कियां ने, लड़की को भी अगर डील करना आता है गेंद डिप्लोमेटिक। मैंने इनके कोर्ट में फेंक दी है। अब बताइए। अब एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और ये डिबेट जो 3 बल्कि 4 लोगों के बीच में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज लेके शुरू हुई है, देखते हैं कि हमारी जो लोग हैं जो खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ज़िंदगी में सबके अच्छे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके एक्सपीरियंसेस से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड करें। आप खुद सोचें, खुद समझें और फिर इस डिबेट का हिस्सा बने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज ये डिबेट है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम या सेपरेट क्या बेहतर है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। ये एक डिबेट है जो तीनों के अलग अलग परसेप्शंस हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, सब ने शेयर किया। मेरे पास यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लेकर इस डिबेट के पॉइंट्स शायद चेंज कर सके या उसी स्टेज पे रहें। साइमा हमारे साथ है और इनकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली क्या हुआ, आइए सुनते हैं इनसे। जी साइमा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को 15 साल हो गए। अच्छा, 13 साल मैंने जॉइंट फैमिली सिस्टम में गुजारा। मेरी अम्मी भी जॉइंट फैमिली में आई थी, तो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा था कि बहुत अच्छा मतलब घुल मिल के रहते हैं, बहुत आसानी रहती है। तो मेरी शादी भी जॉइंट फैमिली में हुई। आपका दिमाग यही बना हुआ था? हाँ, कि मेरा दिमाग भी जॉइंट फैमिली मुझे अच्छी लगती हाँ। थी। मेरी शादी भी जॉइंट फैमिली में हुई। मैं अपने घर की बड़ी बहू थी और बड़ी बहू के लिए वैसे ही बहुत बाउंड्रीज सेट हुई होती हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। शुरू में तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन 8 महीने बाद मेरे देवर की शादी हुई और उनकी पसंद की शादी थी और जो मेरी देवरानी थी ना वो अच्छा हाई क्लास से थी। अच्छा। तो मेरे ससुराल वाले वैसे ही उनसे थोड़े मरूब थे और मतलब डरते थे कि उनके आगे कुछ बोले नहीं, उन्हें रोके टोके नहीं, मतलब उनको हर तरह की आज़ादी थी। चलते चलते वो चीज़ कंपैरिजन में बदलना शुरू हो गई। अब मुझे भी फील होने लगा क्योंकि काम के टाइम पे वो मेरा नाम आता था, लेकिन कहीं अप्रिसिएशन है या प्रेजेंट करना है तो वो मेरी देवरानी की बात होती थी। ये कंपैरिजन ना मेरे घर में मेरी सास के थ्रू ये शुरू हुआ था। होते 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 ये इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा ना खुद ही अपने आप में ही फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि मैं अपने बच्चों को भी कंपेयर करने लगी थी। मैं अपने हस्बैंड से भी लड़ने लगी थी कि उसका हस्बैंड तो ये भी लाता है, आप नहीं करते, और मेरे बच्चे जो हैं उसके बच्चे देखें ऐसा पहनते हैं, ऐसा खाते हैं, मेरे बच्चों के लिए आप नहीं कर पाते। तो ये टाइम चलता रहा, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। अच्छा, मेरी सास भी कहीं आना जाना कुछ भी है तो वो मेरी देवरानी को ही प्रेफर करती थी, मुझे नहीं इतना वो इम्पोर्टेंट थी। लाइक 3rd ग्रेड पर्सन के तौर पे मेरा वो था घर में। फिर एक जगह हम महफिल में गए, वहाँ जाके मैंने खुद अपने आप से ये बात मेरे कान से सुनी। मेरी सास किसी को कह रही थी कि भाई अगर बहू दे ना अल्लाह तुम्हारी दे, मेरी छोटी बहू की जैसी दे, बड़ी बहू जैसी तो ना दें कि हम घर बिल्कुल बिखरा। हालांकि मैं अपने 13 साल मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने बहुत अपने फंक्शंस भी छोड़े कि नहीं अम्मी हैं उनका ख्याल करूँ मैं सब कुछ इस तरह। फिर मेरा बस हो गई थी, दिल टूट गया। मैं घर आके समझे प्रेशर कुकर फटता है ना, वो वाली बात हो गई थी। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, मैं बहुत रोई।
मैंने अपने हस्बैंड से भी बहुत शिकायत करी कि नहीं अब मेरी बस हो गई, अब मैं नहीं रह सकती। मतलब मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ सब कुछ कर रही हूँ, घर के अंदर तो इज़्ज़त नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, घर के बाहर भी मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, तो अब मैं नहीं रह सकती। मैं बीमार हो गई, 2 दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुखार रहा, तो मेरे हस्बैंड मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ कर आ गए। बच्चों को उन्होंने रोक लिया था। वो सुबह जाते थे, उनको नाश्ता करा के जाते थे और कुछ चीज़ें वगैरह दिला के जाते थे कि वापस आएंगे, तो जब तक आके पूछते थे बच्चों से, बेटा खाना वाना खाया तुमने? तो बच्चे कहते थे नहीं खाया। वो कहते थे आपने दादी से या चाची से, वो लोग कहने लगे नहीं उन्होंने पूछा ही नहीं। अम्मी से पूछते थे तो वो कहते थे नहीं हमने तो बोला था, इन्होंने मना कर दिया। तो ये चीज़ उनको फिर रियलाइज़ होने लगी कि वाकई मेरे बीवी बच्चों के साथ इस घर में अच्छा बर्ताव नहीं रहता। मैंने अपने घर में कुछ भी नहीं बताया था, मेरे अब्बू को अम्मी को नहीं इस बात के बारे में डिस्कस किया था। फिर जब मैं गई, मैं बहुत बीमार थी, मतलब इतनी हो गई थी कि मैं या तो रोती रहती थी या शिकायत करती रहती थी, बहुत मतलब मेंटली डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में चली गई। इतना हो गया था कि मुझे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन वगैरह दे के मुझे स्टेबल किया। 15 दिन तकरीबन इसी तरीके से रहे। अब फिर मेरे अबू ने मेरे हस्बैंड से फाइनली ये बात करी कि भाई या तो आप इसका अलग घर करके दो, अदरवाइज़ मैं अपनी बच्ची को मरने के लिए नहीं भेजूँगा, इसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। फिर मेरे हस्बैंड ने अलग सेपरेट घर वगैरह का इंतज़ाम किया, हम लोग सेपरेट हुए। 2 साल हो गए। अब क्योंकि मेरे रहते हुए भी मेरी देवरानी का यही था कि वो 15-15 दिन के लिए अपनी अम्मी के यहाँ चली जाती थी। उस टाइम पता नहीं चलता था मेरी सास को, क्योंकि मैं मौजूद होती थी। अब जब मेरी गैर मौजूदगी में वो जाती है, वो परेशान हो जाती है, वो कभी उनको कहीं छोड़ देती हैं, कभी कहीं छोड़ देती हैं, या बिल्कुल अकेला घर में छोड़ देती हैं। अब मेरी सास आती हैं, माफ़ी तलाफ़ी करती हैं कि अब तुम चलो हमारे साथ रहो, नहीं मिल के रहो। अब वो बहाना ये करती कि नहीं मुझे बच्चे याद आते हैं, मुझे बेटा याद आता है। तो बच्चे तो उस वक्त भी साथ में थे ना जब मैं भी थी, उस टाइम उन्होंने इस चीज़ को नहीं कंसिडर किया। मेरे अम्मी की तरबियत ये नहीं है कि मैं उनको वापस भगा दूंगी, नहीं अब आप मेरे पास नहीं है। मैंने उनको रखा, मैंने बोला मेरे पास आए रहें, लेकिन अब इस चीज़ का उनको बहुत अच्छी तरह कदर आ गई कि ये थी यहाँ पे, तो मेरे लिए भी बेहतरी थी। लेकिन जो मेरे 13 साल स्पॉइल हुए वो तो वापस नहीं मिल सकते ना। जो शुरू शादी के दिन के था कि अच्छी ज़िंदगी खुशी, वो मैंने सब कॉम्प्रोमाइज़ किया उन लोगों के साथ। अच्छा, आप ये जो इनकी ज़िंदगी के साथ हुआ, जी। अगर हम इनके एक्सपीरियंसेस को लेकर अगर किसी और बच्ची को समझाना चाहें कि किसी और के साथ उसकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि उसका कंपैरिजन शुरू हो गया है दूसरी देवरानी जेठानी से और उसकी ज़िंदगी रुइन हो रही है, सो उसको क्या फ़ैसला लेना चाहिए? बच्चियों को समझ नहीं आता क्योंकि वो उस एज पे, ये एक सर्टन एज पे नाइव थी, इन्होंने घर बनाने की, इन्होंने साथ जुड़े रहने की कोशिश की, मगर इनकी मेंटल हेल्थ पे जो एक नुकसान हुआ वो जाहिर है इनके आगे जनरेशन, इनके बच्चों को ये सही टाइम नहीं दे पाती होंगी। जब ये खुद ही बीमार हो गई, इन्होंने इतना दिल पे ले लिया, तो कितनी बात आगे बढ़ गई होगी। जी, ऐसा होता है ना कि हमारे कोई मिसाल उसके कंपैरिजन में मुझे नहीं देनी चाहिए, मगर समझ आ जाएगी अवामुन्नास को कि जैसे हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय काम करते हैं तो हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उनका काम हम कहते हैं कि हाँ बस ठीक है कर रहा है ना, तनख्वाह भी तो मिलती है, काम कर रहा है। पर जब वो एब्सेंट हो जाता है 5-6 दिन के लिए तो फिर हमें उसकी कदर आती है। हम कहते हैं ये तो ये भी काम कर रहा था, सारा काम चौपट हुआ पड़ा है, ठीक है। तो फिर आप जाके उसकी तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं और उसको प्यार मोहब्बत से बुला भी लाते हैं। तो वो इनके साथ भी यही हुआ कि धूप छाँव का आलम रहा मगर जुदाई न थी। तो जब इन्होंने जुदाई कर ली तो वो सबको कदर आ गई, ठीक है। तो पर जुदाई करने में इन्होंने 13 साल लगा दिए। अब अगर ये एक हमारा मॉड्यूल होता है, उसको हम असर्टिवनेस कहते हैं। असर्टिवनेस का मतलब होता है कि आप नो भी कह दें और आपका ताल्लुक भी न टूटे, ठीक है। आप किसी बात को नो भी कह दें और आपका ताल्लुक भी ठीक रहे। भाई जादुई सी बात है ना कि दोनों चीज़ें हो गई। तो उस मॉड्यूल को ही हम असर्टिवनेस कहते हैं कि आपके अंदर असर्टिवनेस होनी। मैं सोच थोड़ा समझा के उर्दू में क्या कहेंगे। हाँ। तो अगर असर्टिवनेस हमारे अंदर हो और हम बच्चों को सिखा के भेजें तो वो स्कूल में, अपनी ज़िंदगी में, अपने ससुराल में, अपनी जॉब पे, हर जगह अपनी इज़्ज़त नफ्स के साथ काम करेंगे, ठीक। मसलन मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए और मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे कह रहा है अपने नोट्स दे दो। अगर मैं इनकार करूं तो वो दोस्ती ख़त्म, अगर मैं दे दूं तो मेरे भी उतने ही नंबर आएंगे, वो मेहनत किए बगैर ले लेगा, हो सकता है हम पे चीटिंग का भी इल्ज़ाम लग जाए कि सेम है। तो अब मैं एक तीसरा रास्ता इख्तियार करके आपको समझाने के लिए बात बता रही हूँ कि मैं उसको ये कहूँगी कि देखो मैं अपने नोट्स तो तुम्हें अभी नहीं दे सकता, मगर मैं एक काम करता हूँ, मैंने जिन जिन किताबों से नोट्स बनाए थे ना, वो किताबें तीनों मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो तुम अपने बना लो और अगर नहीं समझ आई तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। यानी कि बुरे भी नहीं हुए, नहीं, आपने नो भी कह दिया, यानी कोई तीसरा रास्ता। जी, आपने नो भी कहा
आपने उसका मसले का हल निकालने के लिए सजेशन भी दिया, और आपने एंड में एक गुड पॉइंट भी दिया। आखिर में इस बात को ख़त्म करते करते हमेशा ये कहते हैं, अच्छा ये बताओ चाय पियोगे या कॉफ़ी? ठीक है, यानी आपने एकदम बताया कि मैंने तुम्हें नो तो कहा है मगर हमारा ताल्लुक़ नहीं टूटा। ओके, ठीक है। ओके। जैसे आपकी सास कहें कि बेटा ये काम कर दो, तो आप उनसे कहें कि अभी बहुत सख्त नींद आ रही है, मुझे पता है आपका काम ज़रूरी है, मैं जैसे ही सो के उठूँगी तब कर दूँगी। अब आपने डिले भी कर दिया, अपना आराम भी कर लिया, वो एक तरह से उनको नो भी कह दिया, वो नाराज़ भी नहीं हुई। ठीक है ना? तो इस तरह जब हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, अल्फाज का चुनाव अच्छा करते हैं, तो हमें ये तो कहना बहुत आसान है, बेटा ये काम कर दो। जी अम्मी जी अभी करती हूँ। सुने, नाराज तो वो होंगी लेकिन कम होंगी। नाराज तो होंगी पर उनको समझ नहीं आएगा कि किस बात पे नाराज हूँ, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा अभी जैसे बेटा ये काम कर दो, जी अम्मी जान अब ये बन गया आप पीपल प्लीजर। ठीक है, बेटा ये काम कर दो, जी नहीं मैं नहीं कर रही, अब ये बन गया बिल्कुल एग्रेसिव। और बेटा ये काम कर दो, अरे अम्मी मैं समझ रही हूँ कितना ज़रूरी काम है मगर मेरा भी नींद से बुरा हाल है, बस समझे 1 घंटे बाद उठ के कर दो। अभी ज़रा सा इसको हम साइड पे कर देते ताकि बुरा न लगे। तो फिर यानी अच्छा आप बैठे, फिर आपको चाय बना के ला दूँ, आपको तो चाय पिला के फिर ही सोऊंगी। ठीक, तो अब आपने उस जो 4 जुमले बोले हैं इनमें पूरी एक दुनिया आबाद है, और आपने एंडिंग की है उसको पॉजिटिव नोट पे। ठीक है, अब पॉजिटिव नोट कहने का मकसद ये है कि सास भी यूँ बैठी है हैरान कि अब मैं क्या कहूँ। नौशीन मैं ये कहना चाह रही हूँ, कहने का मकसद ये कि बच्चियों को भी थोड़ा डिप्लोमेटिक पालना पड़ता है। जी, हम जो बिल्कुल मतलब आज का ज़माना वो नहीं है कि हम सीधा 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 रहने दें, वो हर फील्ड में उनको थोड़ा सा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। नहीं, नो और यस जो है ना ये नहीं चलता। नो और यस आप जहाँ ज़्यादा रखेंगे वहाँ पर ताल्लुकात टूट जाएंगे ना। अच्छा, अब ब्लैक एंड वाइट सोच के अब इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक इनको समझाया, इनको दिया, आप भी कोई इस तरह की बात कर सकते हैं? जाहिर है सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जी मैं इनकी बच्ची की कहानी लेकर, मैं इस बच्ची की कहानी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये ज़्यादातर ऐसे वाक़यात जो होते हैं ना, वो हमारे जो दरमियानी तबका है, मिडिल क्लास जी, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और ऐसे मौके पे जैसे बड़ी बहू का इनके साथ ऐसा सिलसिला हुआ, वहाँ ससुर अपना किरदार अदा करता। ओके, हाँ, जो कि करना चाहिए, यानी कि इंसाफ करने में ससुर का किरदार होता है कि ससुर हमेशा बहू के साथ होता है। ये हमारे पूरे माशरे में इस चीज़ का है कि ससुर जो है ना वो कभी बेटे का साथ नहीं देता, वो हमेशा बहू का साथ देता है और अपनी बीवी को समझाता है कि ऐसा ना करो, इस तरह से ये बात है। और ये जिस तकलीफ से गुजरी हैं, इस तरह हमारे माशरे में बेशुमार ऐसी बच्चियाँ इन तकलीफ से गुजर रही हैं, लेकिन उसका हल जो है, जैसे इन्होंने फरमाया कि आपने भी वो बात की कि अगर वो कहती हैं कि ये काम है मैं थोड़ी देर बाद कर दूंगी, तो मसला वहीं पे है, नाराज़ तो वो वहीं पे भी रहेंगी। बस कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं, हमारी कुछ माएँ, हमारी सास या कुछ ऐसी हैं जो वो ये चाहती हैं कि जो अच्छे घराने से आई, खाते पीते घराने से आई, उन्होंने सास की ज़रा ज़्यादा खुशामद कर दी, खिदमत कर दी, या इस तरीके से वहाँ पे ये मसाइल पैदा होते हैं। और ये मामला सिर्फ उस वजह से ही हल हो सकता है कि जब वही बात है कि बहू को बेटी समझा जाए, क्योंकि इस पे इख्तलाफ हो जाएगा कि कभी बहू बेटी नहीं बन सकती, लेकिन अगर बेटी बनकर बहू खिदमत करती रहे, आहिस्ता आहिस्ता वो जगह बना लेती है। आजकल की बेटियां खिदमत नहीं करती भाई, बहू करती है। मैं कहता हूँ करती है। ये मिसाल गलत होती है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। प्लीज मेरी बात पे गौर कीजिए। अगर बहू मुसलसल खिदमत करे, एहतराम करे, सबसे बड़ा रिश्ता है रिस्पेक्ट का। अगर रिस्पेक्ट है, सास बहू की कर रही है और बहू सास की, और ससुर बहू, इन सब रिश्तों में, देवरानी में, जेठानी में, ससुर सबसे बड़ा है घर का, सब में अगर रिस्पेक्ट का एक रिश्ता है तो वो दूसरी बात। देखिए, जब इनकी जो देवरानी थी, ये तो जेठानी है ना, देवरानी थी, जब भी वो कोई चीज़ बाहर लेने जाती हैं, कोई कपड़े, कोई चीज़ें बच्चों के लिए, तो उनको चाहिए था अगर वो सही किरदार अदा करती ना, तो वो इनके बच्चों की चीज़ें पहले लेकर आती, जी, इनके लिए चीज़ें लेकर आती, वो इनको अहमियत देती, तो सास गड़म करके आधा कैरेक्टर वैसे ही टूट जाता
कि वो इनसे मोहब्बत में रहे। अच्छा आपके ससुर अच्छा, का क्या लेकिन रोल था? मेरे ससुर का इंतकाल बहुत पहले हो गया था, अच्छा, वो ससुर हयात नहीं इसीलिए ये आपकी लेकिन बात मुझे दुरुस्त है एक ना बात कि कोई बड़ा घर का होता मुझे तो एक संभाल बात लेता। बताएं, जब जी। वो जो देवरानी है उसको तो पहले ही इतनी अहमियत मिल ही रही है, उसको जिसकी अहमियत चाहिए, जो उसको सराहने वाले हैं यानी सास, वो तो उसको दे ही रही है इम्पोर्टेंस, तो वो क्यों इनको इनकी गिफ्ट लाएगी? मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, हर जगह हर घर में ऐसा नहीं है कि देवरानी या जेठानी जो है ना वो इस तरह का मामला हो। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह नहीं, हर घर में, हर माशरे में, हर अलग-अलग कहानी, हर फैमिली में नहीं, हर पर की अभी हम अलग-अलग। इनकी कहानी को लेकर उस पे कमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम, ताकि बहुत सारे लोग इसी तरह की जी। से ये जूझ एक रहे typical होंगे, कहानी है, situation ये से बिल्कुल गुजर रहे होती होंगे। होगी, जी। बहुत हाँ, कॉमन है। तो अभी हम, हमारे दिमाग में जो कहानी है वो जनरल नहीं है, वो ये है स्पेसिफिकली जो इनके साथ हुआ उस वक्त क्या करना चाहिए था। क्या इनको 13 साल पहले ये स्टेप लेना चाहिए था? जैसे कि आपने कहा, अपनी इम्पोर्टेंस इंसान को एक, मतलब अगर उसको लगे कि वो यहाँ डोरमैट की value नहीं है। जिसकी वैल्यू नहीं है और वो फिर भी करे जा रहा है, ये रास्ता इख्तियार कर ले, वो रास्ता इख्तियार कर ले कि किसी तरह मैं इनको खुश करूं, किसी तरह मैं इनको प्लीज़ करूं। उसने अपनी ज़िंदगी के 13 इंपॉर्टेंट साल निकाल दी, जिसमें उसने अपने बच्चे भी पाले, खिदमतें भी की, मगर फिर भी वो प्लीज़ नहीं कर सकी। जहाँ वो 13 साल बाद अलग हुई, उसकी अहमियत का अंदाज़ा दूसरों को हुआ, बिल्कुल। काया पलट अब गई। सास फौरन बनाने आ मैं गई। ये कहूँगा कि इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया ना, एकदम जल्दी फैसला नहीं किया। मैं एक मर्द या ससुर या बाप की हैसियत से बात ससुर कर तो रहा है ही हूँ नहीं यहाँ पे इस कि story में। इन्होंने एकदम जल्दी फैसला नहीं किया, थोड़ा वक्त लिया, अपने आप को भी मजबूत किया और दिया कि चलो शायद अब संभल जाए। और जब देखा ना कि नहीं संभल रहे, फिर जब एक पक्का फैसला करके गई है ना, तो तब उनको एहसास हुआ। अगर ये जल्दी फैसला कर रहे लेकिन थे, इन्होंने तो नहीं शायद किया। ये एहसास ना हो। लेकिन वो फैसला इन्होंने 13 नहीं किया, साल में फैसला जो इनकी trauma मेंटल से हेल्थ गुजरी। नहीं करवाया। हाँ, फैसला इन्होंने तब भी नहीं किया। वो तो बेचारी 15 दिन डिप्रेशन में रही। आपको पता है, क्लिनिकल डिप्रेशन और 15 दिन एडमिट बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बहुत ही बड़ी बात अच्छा, है। अब ये मैं तो राबिया nervous आपसे breakdown भी ही पूछना चाहूंगी, जैसे मैंने नहीं, उनसे मैं भी ये पूछा। पूछ रहा हूँ, इनके ससुर हैं ना? नहीं, 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 यही तो मसला है। अच्छा, मैं इससे पहले ब्रेक पे जो राबिया आप क्या आप सही कहेंगी कह रहे थे कि वो घर के बड़े होते कि हैं, वो जो देख लें। ससुर होता है ना, उसका एक किरदार है नहीं होता है, ना, वो अपनी बहू के साथ अच्छा, खड़ा होता है। राबिया। कीपिंग असाइड ऑल द रिश्ताज, इनके हस्बैंड कहाँ थे ये पूरे 13 साल? उनका काम था ये बैलेंस रखना, उनका काम था कि चेक रखना अपनी बीवी पे अगर वो किसी ट्रॉमा से गुजर रही है। तो मतलब क्या वो रिश्ता नहीं था आप दोनों के बीच में कि आप खुल के हर उनसे वक्त बता कहते थे सकते? कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, कोई बात नहीं, अम्मी है, बड़ी समझ लो, छोड़ो। अम्मी का तो अच्छा तुम उधर देखो ही नहीं, तुम, मतलब वो मुझे कंसोल वो करते रहते थे कि अच्छा चलो छोड़ो, जाने दो, तुम दिल छोटा नहीं करो। बात घुमा दी कभी, जब मैं बताती थी कि नहीं अम्मी ने ऐसा देखे मेरे साथ किया, लेकिन उसके साथ तो ऐसा नहीं बोला उन्होंने, तो कहते चलो छोड़ो, जाने दो, तुम हो, वो है, तुम इस, मतलब वो मुझे ही कंसोल करते रहते थे कि कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, जाने दो। और फिर थोड़ा मेरे हस्बैंड की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी इतनी कि वो सेपरेट बर्दाश्त कर सकते, मेरा देवर ज़्यादा सपोर्ट करता था, तो वो ये चीज़ भी कंसिडर करते थे। ये चीजें भी घरों में बहुत होती है। हैं। जो बच्चा ज्यादा कमाता है या जिसकी बीवी बड़े घर से आती है, तो ये चीजें भी दूसरे जो घर के अफराद हैं उनको बहुत बेयर करनी पड़ती है। और वाकई देखिए ना, अगर ससुर नहीं है उस घर में, तो इनके शौहर का सबसे अहम किरदार है। बिल्कुल। उसने इनके साथ क्यों नहीं दिया, उसने क्यों नहीं अपनी माँ से बात की, उसने क्यों नहीं ये सब कुछ किया, मतलब वो हर बात पे टालते रहे, जिससे इनकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हुई। और सिर्फ इनकी नहीं होगी, इनके साथ साथ जो इनके बच्चे हैं, जिनकी परवरिश का जिम्मा इनके ऊपर है, वो भी कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, कितनी दफा आप ऑनेस्टली बताइएगा कि अगर आपने अपनी सास का गुस्सा अपने बच्चों पे उतारा बहुत होगा? दफा इवन मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, उनका कोई टॉय भी मेरे पैर में आ जाता था ना, तो मैं उठा के उसको फेंकती थी। बच्चों ने भी सफर किया, तो अंदर से अच्छा, बहुत साल। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करना चाहूँ, जैसे इन्होंने कहा मियाँ को पार्ट प्ले करना चाहिए था। देखिए, जैसे लड़कियां नाइव होती हैं, लड़कों को भी नहीं पता कि कैसे टैकल करें सिचुएशन को। तो अब आप कह रही हैं अगर कि शादी से पहले मैरिज काउंसलिंग लड़कियों को लेनी चाहिए, तो लड़कों को भी तो लेनी चाहिए, ताकि वो भी तो समझे कि सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है। हमें लगता है ये बहुत छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर घर में सुकून नहीं है तो आदमी बाहर ऑफिस में जाके काम नहीं कर सकता। अगर उसको घर में बीवी माँ की लड़ाइयाँ, बच्चों की चिक ये सब है, तो वो कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा अपने काम पर? नहीं, वो नहीं कर सकता। ये आप मुझे इसका हल जो है वो एक ब्रेक के बाद प्लीज जरूर बताइएगा। ये आपने मेरी वाली बात कर दी, थैंक यू।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपकी ज़िंदगियों के लिए, ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड तक। जो पिछला हमारा जो हमारे पास बच्ची थी यहाँ, उसके पास प्रॉब्लम ये थी 13 साल ज़िंदगी के उसने जो चीज़ बेयर की वो उसकी मेंटल हेल्थ पे इतनी असरअंदाज हुई कि वो 15 दिन डिप्रेशन में रही और फिर जाके उसके मियाँ ने कोई हल निकाला। उसकी कंक्लूजन करने के बाद हम अगले टॉपिक तक पहुंचेंगे। उसकी क्या कंक्लूजन करेंगे? वो ये था कि शुरू में वो उसको नंब करते रहे। एक चीज़ हमारे यहाँ होती है नंबिंग। नंबिंग का मतलब है डोंट फील एनीथिंग। जैसे ऑपरेशन या इंजेक्शन लगाने के लिए नम करते हैं ना, सुन कर देना, अगर उर्दू में बोले उसे। हाँ, सुन करते रहे। कभी कभार सुन होना बेहतर होता है। कभी कभार जैसे कोई आसमानी आफत आ गई या कुछ हो गया कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कहते हैं कि भाई ठीक है, अपने आप को मजबूत कर लो, अब ये तूफान गुजर जाए तभी बाहर निकलेंगे, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो कभी कभी के लिए अल्लाह ताला ने ये कुव्वत रखी हुई है, उसको हम फ्रीज होना भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अदरवाइज़ क्या होता है कि जब भी कोई मुश्किल पड़ती है तो हमारे पास 4 तरह के बिहेवियर्स होते हैं: फाइट, फ्लाइट, फ्रीज और कॉल अ फ्रेंड। ठीक, 4 तरह के बिहेवियर्स हम कर सकते हैं जब हमारे पे कोई मुसीबत आए। यानी पहला तो है फाइट, कि उससे झगड़ो। दूसरा है फ्लाइट, कि भाग जाओ उधर से, सांस लड़ रही है, भाग जाओ भाई, वहीं से हट जाओ। जी। और पहला है फाइट, के लड़ने लग जाओ। तीसरा है फ्रीज, कि वो कुछ भी कहे जा रही हैं, आप बस खामोशी से सुनते रहें, कुछ ना बोले, फ्रीज हो जाए आप वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, जब आपने सुन लिया, फ्रीज हो गए, अब नेक्स्ट टाइम के लिए आपने कहा क्या करूँ, हर दफ़ा तो मैं फ्रीज नहीं हो सकता। तो अब आखिरी एक उसका हल रह जाता है कि कॉल अ फ्रेंड। ठीक है, कॉल अ फ्रेंड में फ्रेंड भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग समझदार भी हो सकता है। अब वो जाके सबसे पहले वे तो अम्मी ही होती है भाई, लड़की के जाके जो भी हो सकता है, अगर सास के अब ये जो लड़का है, हम अभी फ्रेंड नहीं हो सकता। हम अभी लड़के की बात कर रहे हैं, जो मर्द है, कि उसने क्यों नहीं 13 साल कुछ किया। अब वो जो लड़का है वो फ्रीज तो कराता रहा बीवी को। उसने ये तो नहीं कहा ना कि तुम माँ से लड़ो, उसने ये भी नहीं कहा कि जब अम्मी कुछ कह रही हो छोड़ के चले जाया करो। उसने तो कहा बस चुप करके सुन लो, खैर है, कुछ नहीं होता। ठीक है, अब उसको चाहिए था कि वो किसी से मशवरा करता, किसी दोस्त से ही कर लेता कि यार तुम्हारे साथ जब ये सिचुएशन हुई तो तुम्हारी बीवी ने क्या किया जो बेहतर रहा। ठीक है, कि बीवी को भी नुकसान ना हो, अम्मी को भी ना हो, तो उसको ज़रूर कोई हल मिल जाता। ठीक है ना, वो घर में इंसाफ कायम कर सकता था, क्योंकि मर्द था, घर का बड़ा था, ससुर का तो इंतकाल हुआ था। तो बस वहाँ उसकी ये कोताही हो गई कि वो नंब करवाता रहा अगले को। तो आप ज़्यादा देर तक जब नंब करते रहते हैं तो डिप्रेशन का बहुत बुरा दौरा पड़ता है, जिससे को हम कई दफ़ा नर्वस ब्रेकडाउन भी कहते हैं। ठीक है, वो नंब हो के होता है। तो ये चीज़ इसका मतलब नहीं करना चाहिए, फील करना, जो चीज़ हो रही है उसको महसूस। ये जो 4 आपने अलग अलग चीज़ें बताई, बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए इन चारों चीज़ों का सही टाइमिंग पे इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बच्चियों को कैसे सिखाएं हम कि कौन सी चीज़ का कब इस्तेमाल करना है? ये विजडम है। ओके, ठीक है ना। अब ये विजडम, और ये विजडम कैसे पैदा करें? ये विजडम ऐसे पैदा करें कि रोल प्लेइंग करें। आप उसको सिनेरियोज दें। आप, हमारे अब्बा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद का 2-3 साल पहले इंतकाल हुआ, तो वो जो है वो हमें क्या कहा करते थे, हम बैठे होते थे तो कहते इमेजिन करो कि यहाँ चोर आ गया है और अम्मी अब्बू घर पे नहीं है और तुम तीनों बहन भाई हो, तो क्या करोगे। ठीक है, वो सिनेरियोज बताते थे। तो फिर हम अब्बा से कहते कि वो किस खिड़की से आया है, तो कहते इससे आया है, तो आने में कितनी देर लगेगी, हम उतनी देर में यहाँ छुप जाएंगे। ठीक है, वो हमें रोल प्ले कराया करते थे। और वो ये भी, जैसे कोई मेहमान आए हैं, कोई इम्पोर्टेंट मेहमान आते थे, तो अब्बा कहते थे कि अभी मेहमानों ने आना है, उनसे हमारा ताल्लुक़ बड़ा फॉर्मल है, तो आप लोग क्या करोगे। तो हम कहते अब्बू हम उनको सलाम करेंगे। कहते नहीं, करके दिखाओ। तो अस्सलाम वालेकुम अंकल, और फिर बैठ जाएंगे। देखिए, पुराने ज़माने में बच्चों को बहुत तमीज़ सिखाई जाती है। ठीक है, और अब्बू कहते थे फिर ये ट्रॉली पड़ी है, नहीं हम ट्रॉली में से कुछ नहीं लेंगे, जब मेहमान चले जाएंगे तब खाएंगे। वो पूरा हमें सबक रटा के बिठाते थे। ठीक है, तो हमें भी पता था व्हाट टू एक्सपेक्ट। हम ऐसा नहीं कि मेहमान आए तो ऊधम मचाते फिर रहे जैसे आजकल बच्चे करते हैं। तो बस ये होते थे कि मेहमान जाएं तो ट्रॉली पे हम हमला करें, तो फिर खाएं। ठीक है, तो मतलब जो भी हमारे घर के रूल्स थे वो इस तरह सिखाए जाते थे। तो जैसे आप कहते हैं बच्चों को कहानी सुनाओ, तो जो बच्चों को कहानी सुनाना शुरू करते हैं उनकी एज के हिसाब से, अब देखिए
फाइट, फ्लाइट, फ्रीज और कॉल अ फ्रेंड। इसमें से फाइट कब करनी है? हाँ। ठीक है, फाइट कब करनी है? माँ को बताना चाहिए। शौहर अगर तुम पे हाथ उठाए तो तुम उसका हाथ पकड़ लो, रोक लो। ये नहीं कहे कि वो तुम्हें मार रहा है तुम भी मारो, ये गलत बात हो जाती है। ठीक है, आमतौर पे माएँ एग्रेसिव में चली जाती हैं। बेटा स्कूल जा रहे हो ना, कोई मारेगा तो थप्पड़ लगाना। ये मैंने कल खुद सुना मैंने अपने क्लिनिक में बैठ के। तो मैंने माँ को कहा कि आप क्या बच्ची को सिखा रही हैं? तभी नोटिस आ रहा है कि स्कूल से कि हम इसको निकाल रहे हैं बच्चे को। वो तो माँ सिखा के भेज रही है कि तुम्हें कोई एक मारे तुम दो मारना। हाँ। ठीक, तो कहती फिर क्या कहूँ? मैंने कहा आप ये सिखाइए बच्चे को कि तुम्हें कोई मारे उसके दोनों हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ के टीचर को शिकायत लगाओ। सीधी सी, मतलब हर चीज़ का हल है ना। या उधर से चले जाओ, भाग जाओ और जाके टीचर को बताओ कि वो मुझे मार रहा है। मगर अगर तुमने भी लड़ना शुरू कर दिया, यूँ तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। ठीक, तो वो फाइट इस जगह कि भाई अगर शौहर तुम पे हाथ उठाने लगे तो एकदम अपना चेहरा बचाओ या यूँ करके उसका हाथ रोक लो। ठीक, अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। फाइट किस वक्त करनी है? फ्लाइट कब करनी है? कि जब बहुत गुस्से में है कोई और बोले चला जा रहा है तो आप कॉग्निटिव डाइवर्जन के लिए कहें, अच्छा आप मैं अभी चाय बना के लाती हूँ, या 1 मिनट वो पानी का नलका खुला है मैं उधर से हुआ हूँ। तो आपने बहाने से आप हटे, क्योंकि वो आपको देखे जा रहे हैं, उसका गुस्सा बढ़े जा रहा है। और हम तो कितनी कहानियाँ सुनते हैं, गुस्सा 9 या 10 लेवल पे पहुँचा, अब शौहर ने पिस्टल निकाल दी, गोली मार दी। ठीक, तो उस वक्त हम सोचते हैं कि औरत क्या कर रही थी, जिसके ऊपर हो रहा था को एग्रीवेट वो उसके गुस्से को क्या एग्रीवेट कर रही थी, या कोशिश कर रही थी कि इस वक्त तो मामला संभालूं। बड़े बड़े हमने वाकयात देखे ना, गोली मार दी, ये तो कोई नई बात नहीं है। तो उस वक्त दूसरा शख्स क्या कर रहा था? आग भड़क रही है तो आप उस पर पानी डालेंगे या तेल डालेंगे? ठीक है, एक बंदा गुस्से में है, दूसरा ये मत सोचे कि मुझे बराबर का जवाब देना है। दूसरा कहे कि पहले इसको काम डाउन करना है, इसको रेगुलेट करना है, उसके बाद कहानी आगे चलेगी, क्योंकि वो तो गुस्से में नहीं है ना। तो उसको तो रेगुलेट करना है। तो और फिर तीसरी चीज़ फ्रीज़। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को कोई जवाब नहीं देते। एक घर में कोई खातून है, कोई खलिया सास हैं, कोई हैं जो मौजूद हैं और उनकी आदत है जो गुजर रहा है उसको उन्होंने कुछ कमेंट करना है, क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं। तो आप उसको कहते हैं बेटा एक कान से सुनो दूसरे से उड़ा दो। हाँ। ठीक है, कि ना उस शख्स की इतनी इंपॉर्टेंस है, ना वो आपको कोई नीचा दिखा रहा है, उसकी आदत है, उसने बुड़बुड़ाना है, तो अब यहाँ से गुजर जाओ। और फिर आखिरी चीज़, हाँ, अगर ये सारी चीज़ें तुम करो और हालात ना बदलें, फिर मुझसे पूछ लेना, या फिर हम किसी माहिर के पास जाके मशवरा करेंगे। ठीक, तो ये आपके चारों आपने बच्चे को सिखा दी, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज या कॉल अ फ्रेंड। सही। अब चलते हैं नेक्स्ट बच्ची की तरफ। अफशा हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली क्या इन्होंने बेयर किया जिससे हम कुछ सीख पाएँ। जी अफशा। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरे सास ससुर नहीं है और मेरे हस्बैंड सबसे छोटे अपने बहन भाइयों में। अच्छा। मैं जब शादी होके गई तो नंद के पास गई, क्योंकि मेरी नंद के पास रहते थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि बहुत छोटे थे जब सास ससुर की डेथ हुई, तो मेरी नंद ने पाला था क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। ओके। तो बस वो उन्होंने शादी करवाई, सब कुछ हो गया, ठीक है, हम लोग चले गए, साथ चली गई मैं। उसके बाद मेरे जो नंदोई हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, उनको बाईपास उनका हुआ है। वो अपने सेंसेस में नहीं रहते थे, एक एज उनकी ज़्यादा है, वो सेंसेस में ऐसे नहीं रहते थे। कुछ उनको समझ नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। मैं खाना पका रही हूँ तो आके नमक डाल दिया, पीछे से नमक डाल दिया, नमक तेज़ हो गया खाने में, मिर्च डाल दी, खाना किचन फैला दिया, आके कैबिनेट से सामान निकाल दिया। क्या मेंटली डिस्टर्ब थी या एक एज कह लें, एज की वजह से शायद, या हार्ट की वजह से क्या प्रॉब्लम थी मुझे समझ में नहीं आता था। बहुत प्रॉब्लम की उन्होंने मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। एक हार्ट का तो प्राइवेसी एक इशू था, एज का इशू। 90 इयर्स के थे वो, तो वो यस 90 प्लस 98 90 तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। प्राइवेसी का इशू होने लग गया था, मतलब रूम में रहो तो अचानक से आ जाना, मसला करना। और मेरी नंद जो थी वो सोशल वर्कर थी, तो वो घर पे नहीं रहती थी। मैं और मेरे नंदोई अकेले घर पे होते थे, हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे। अब वो जब आए, अब ये भी मसला था कि कमरे में आप कमरा लॉक नहीं कर सकते, कि ख्याल क्यों नहीं कर रही आप, बाप की जगह है वो, हमने पाला हुआ है, आप ख्याल किया करो, ये क्या करो। तो अच्छा ठीक है, कमरा बंद नहीं कर सकते। नंद अगर आ जाएँ तो वो बहुत सुनाती थी कि आप दरवाज़ा कैसे लॉक किया, आपने ख्याल क्यों नहीं किया उनका, कि गिर गिरा गए या कुछ हो गया, मसला हो गया, आप
ख्याल करो ना उनका। अच्छा ठीक है, दरवाज़ा नहीं बंद कर सकते। अब वो आई अगर तो वो कहते नहीं इसने काम ये नहीं किया, इसने वो, क्योंकि वो फैला देते थे चीज़ें, कितना आप सफाई कर लो, कितना प्रॉब्लम बहुत होती थी वो प्रॉब्लम मुझे। तो खैर वो चीज़ हुई, फिर मैं जब हस्बैंड को बताती थी ये चीज़, वो यकीन नहीं करते थे। क्यों यकीन नहीं करते थे? कि मेरी बहन है, वो माँ की जगह है, तुम झूठ बोल रही हो। जैसे तैसे मैंने 4 साल गुजारे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेली हूँ, अलग हूँ, मगर अलग होकर भी ऐसी हूँ कि क्या है, हस्बैंड सज़ा मुझे देते हैं इस तौर पर कि अलग कैसे किया तुमने मुझे मेरी बहन से, माँ की जगह है वो मेरी, और ये तो वो सज़ा इस तरह देते हैं कि ना ख्याल रखते हैं, पूछना छोड़ दिया उन्होंने बिल्कुल। आते हैं, सो जाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, या अपनी बहन के पास चले जाते हैं। मेरा बेटा है 4 साल का, तो वो अब तो माशाल्लाह स्कूल गोइंग हो गया है वो, लेकिन जब पहले नहीं था, स्कूल गोइंग नहीं था वो, तो पूरा पूरा दिन उसको ले जाके बहन के पास छोड़ देते थे। मैं अकेली पूरा दिन, रात में फिर आते थे, ले आते थे। अब जब वो स्कूल जाता है तो सुबह से शाम तक वो बिजी होता है, तो रात में जब वो ऑफिस से आते हैं तो वो बेटे को ले जाते हैं और ख़ुद भी चले जाते हैं। रात में लेकर आते हैं, वो या तो सोता हुआ आता है बच्चा, या तो जागता हुआ है, तो आके बस सुलाओ उसको। अब वो भी है, हस्बैंड भी यही करते हैं और बेटे के साथ भी यही होने लग गया है। वीकेंड पे मुझे अकेला छोड़ देते हैं, खुद या तो किसी काम से निकल जाते हैं बाहर, बच्चे को ले जाते हैं, नंद के पास छोड़ देते हैं। इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही है मेरी। समझ नहीं आता क्या करूँ, ना साथ रहकर सब वो था, सेफ्टी थी, ना अलग रहकर। जब आपकी शादी हुई तो ये सिचुएशन आपको पता थी? जी ये पता था कि साथ ही रहना है हमने, और इस तरह ये नहीं पता था दिमागी हालत थी नहीं, ये सब कुछ नहीं पता था। कुछ बहुत कोई अच्छे आइडिया थे, नहीं था इस नहीं चीज़ कोई आइडिया नहीं था। आपके पेरेंट्स ने भी जो है कोई वो नहीं किया, देखा नहीं, पूछा मेरे नहीं? फादर की भी डेथ हुई हुई है, तो मेरी मदर ने ज़्यादा छानबीन भी नहीं कर पाई कि क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो बस मसला वही आता है कि आप देखें, इसमें भी तो जिम्मेदारी उस शौहर के ऊपर ही है। और फिर वो जैसे बता रही है कि वालिद साहब नहीं थे, तो वालदा ने भी यही किया कि मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूं, और उन्होंने छानबीन भी सही तरह से नहीं की कि वो जिस घर में जा रही है वहाँ का माहौल क्या, वहाँ की सारी सूरत हाल क्या। यहाँ मैं एक बात करता चलूँ कि हम बच्चियों को बहुत समझाते हैं, बेटियों को, कि बेटा घर जाना है, घर कैसे संभालना है, ये सब चीज़ें कैसे करनी है, तुम्हारी शादी के बाद ज़िंदगी कैसे होगी, तुमने रिश्तों को लेकर चलना है। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जिसने घर की जिम्मेदारियां चलानी है, जिसने सिस्टम को देखना है, जिसने कमा के लाना है, हम अपने बेटे को ये चीज़ नहीं सिखाते। हम अपने बेटे को ये नहीं बताते कि बेटा ये जिम्मेदारियां हैं। अगर उस बेटे को ये पता होता कि ये मेरी बीवी की अहमियत क्या है, मैंने अपनी बीवी को किस तरह रखना है, वो बहन है, माँ बन के पाला, उसका अपना एक मकाम है, वो बहन भी है, माँ भी है, सब कुछ है। लेकिन उस जो शौहर है, बहनोई है, उसका कोई हक नहीं बनता कि बच्ची के किसी भी काम में वो रत्ती बराबर भी करे, क्योंकि उनका सारा अमल जो है ना, इनको जहनी मरीज बनाने वाला था। मैं तो यही कहूँगा कि ये तो शुक्र इन्होंने अलग होके सही किया, मगर ये जो इनको सजा दी जा रही है इनके हस्बैंड की तरफ से कि चलो अलग तो मैंने तुम्हें कर दिया, मगर अब उनके दिल में ये कब तक चलती रहेगी, इससे ये कब तक मतलब बर्दाश्त करेंगी, ये क्या करेंगी इसका हल? अभी आपको आपने क्या मतलब हदफ क्या बनाया, गोल क्या बनाया है कि आइडियल लाइफ क्या हो? जो एक नॉर्मल लाइफ सबकी होती है, खुशबाश, अच्छे सब साथ रहे सब, बस वो ठीक है। हस्बैंड सही रहे हमारे साथ, हस्बैंड सही रहे। आप क्या विजुलाइज क्या करती हैं कि हस्बैंड घर आए हैं तो मुस्कुराते हुए आए? बिल्कुल मुस्कुराते हुए आए, हम उनको पेश करें, खाना पीना पेश करें उनको, उनके साथ बैठें, बातें करें, नॉर्मल एक लाइफ जो होती है वैसी चाहते। और वो आपके घर से खाना नहीं खाते? नहीं, कभी बहन के पास चले जाते हैं, कभी बाहर खा लेते हैं, मैं पका के वेट कर रही होती हूँ। उनका घर करीब में? जी, आप लोगों का घर करीब जी, काफ़ी करीब। और ये भी शर्त रखी थी उन्होंने कि मैं लूँगा तो साथ ही लूँगा, करीब में। ठीक है। तो मैंने इस चीज़ पे ओके इसलिए किया कि चलो अलग, कम से कम ज़हनी सुकून तो मुझे मिलेगा। अच्छा, अगर वो नहीं हो अगर नंदोई 90 साल के हैं तो नंद भी 81 साल की? तो नहीं, उनका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था जब इनकी शादी हुई। तो ठीक है। तो मेरे ख्याल है कि जो 90 साल का शख्स होता है ना, तो उसकी तो एक आप समझें कि उसका जहन का हम कोई अंदाज़ा कर नहीं सकते कि वो अब क्या सोच रहा है, क्या करेगा, क्योंकि वो तो एक ऐसी उम्र है कि आप उसमें कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकते उस शख्स के अंदर। वो सही बात है। अच्छा, अब जब आप अलग हो गई हैं तो कभी तो जाना होता होगा ना? मेरा तो जाना आना तो लगा रहता है हमारा। तो अब वो कैसे बिहेव करते हैं?
नॉर्मल है बिल्कुल। अच्छा, अब किचन नहीं बखेरते? नहीं, अब कुछ नहीं, क्योंकि अच्छा। उनकी वाइफ को करना पड़ता है ना अब तो सब पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, वो शायद अपनी इंडिपेंडेंस उनको पसंद थी और वो चाह ही रहे थे कि आप चली जाएं। हो सकता है जी। मगर मेरे हस्बैंड राजी नहीं थे इस चीज़ पे। आप बहुत मुश्किलात के बाद फिर जब अब आप हम जाती अलग हैं हुए। और सबसे सलीके से बात करती हैं तो आपके हस्बैंड तो खुश होते होंगे? बिल्कुल तो खुश होते, वो इसमें यही चाह रहे हैं कि मसला क्या है? वापस मैं जाऊं उनके साथ। नहीं तो मगर मेरा ये आप ये क्यों नहीं करती, जैसे आपके हस्बैंड बच्चे को लेके जा रहे हैं उनके पास, जी, आप भी आप भी चलिए। साथ चली आप जाए। मैं कहती हूँ, मना कर देते। कह ही नहीं ना, साथ तैयार हो कि मैं भी बस चलूंगी। साथ चल। मुझे बड़ी नंद याद आ जी गई, जी, ये आप पटिया कहिए, हम आपको मैं उनको जाके मेरे हाथ का हलवा बड़ा पसंद है, मैं जाके बना के दूंगी या कुछ ये कह तो मैं के? अक्सर करती हूँ जी। कि जो उनको पसंद होता है वो मैं बना के रखती हूँ कि चले आज भी जा ही रहे हैं तो मैं साथ ही खा लूंगी उनके जाके। जी। मगर थोड़ी देर के लिए होता है सही, फिर वापस सबका मूड वैसे ही हो जाता है कि जब आप जाओ। अलग उस घर से अलग हुई तो सही माहौल में हुई या फिर लड़ झगड़ के हुई थी? लड़ झगड़ के ऑब्वियस। अपनी नंद से? नहीं, नन से नहीं, हस्बैंड से। कि हस्बैंड बस अब से? मुझे जाना है, नहीं रह सकती क्योंकि प्राइवेसी इशू होने लग गया था। तो आपकी नंद को इशू नहीं था कोई? था भी और नहीं भी, वो ऐसे बिहेव करती थी कि नहीं है, मगर वो उनको होता था। अच्छा, और अभी आपको अलग हुए हुए कितने साल हो गए? मुझे 1 साल हुआ है। और 1 मेरा साल ख्याल में है कि बिल्कुल भी ये बर्ताव टाइम चेंज लगेगा। नहीं हुआ? नहीं हुआ, उस बिल्कुल किस्म भी की चेंज नहीं हुआ। कैफियत है कि न जाए मानद बल्कि न और पाए। ज्यादा खराब उनका ये रवैया ना हो गया कि उनको बातचीत पसंद आ बंद रहा है कर दी कि ये हस्बैंड ने रहे, बिल्कुल ना कि पसंद आ रहे। नहीं, जी। ये चीजें होने लग गई हैं बहुत ज्यादा। मतलब उनके एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं कोई आ रहा है, change 1 नहीं साल आया। हो गया फिर जी। भी नहीं आ हम इस चीज़ को कंक्लूड करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी, पिछला जो हमारा सेगमेंट था उसमें एक बच्ची जो कि सास नहीं, नंद नहीं, बल्कि नंदोई की वजह से अलग होती है और उसका मियाँ, कंक्लूजन हम आपको यहाँ से पहले शुरुआत करेंगे। क्या आपको लगा उसका मियाँ अलग होने के बाद भी उसको जीने नहीं दे रहा? देखिए, मुझे उस बच्ची की कहानी में ये समझ आई कि सारा कसूर उसके मियाँ का। मियाँ क्या है? वो ये कह रहा है कि जिस बहन ने मुझे पाला वो माँ भी है, बहन भी है। क्योंकि बीवी की बहन के साथ नहीं बन रही या वो ऐसा जाहिर कर रही है उसकी बहन के मेरे इसके बनती नहीं, लेकिन वो प्यार मोहब्बत भी दिखाती। इस लड़की ने ये चाहा कि मैं अलग हो जाऊं। अब इसका शौहर इसको अजियत दे रहा है। उसने अलग तो कर दिया, खुद जाता है, बच्चे भी जाते हैं, वो अपनी बहन के घर जाता है क्योंकि वो उसको माँ बराबर समझता है। इस बेचारी को नहीं लेके जाता, इसको वो अजियत दे रहा है कि तुमने कहा कि मैं अलग रहूंगी, तो इसको अलग रखकर इसको वो तन्हाई की अजियत दे रहा है। अच्छा, और ये बहुत बड़ा जुल्म। अच्छा, अब वो तो उसको अजियत दे रहा है, अब वो बच्ची क्या करे, वो कैसे हैंडल करे इस सिचुएशन को? देखिए, उसको ये चाहिए कि आखिर उसका शौहर जिसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, इसको भी देनी तो पड़ेगी, क्योंकि उसने उसको पाला है। बड़ा एहसान है बहन का। हाँ। छोड़ देती, रुल जाता, ना हाँ। पढ़ता, ना कुछ होता। हाँ। तो इसको एक अच्छी हेल्दी बाउंड्री बना के वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, रहे अलग, रहे अलग। हाँ। रहना नहीं दोबारा शुरू करना चाहिए उसको। रहे अलग करीब ही है, मगर उनसे थोड़े से ताल्लुकात उस्तवार करे, क्योंकि उसको ये पता है कि जो शौहर है, जैसे कहते हैं ना कि शौहर की जो मोहब्बत है, शौहर का जो दिल है, वो पेट के थ्रू होके जाता है। खाना पसंद है अगर एक उसे कोई तो। जी, जी। जुमला मशहूर है हाँ। कि आप उसको उसकी पसंद के खाने बना देंगे तो आपसे वो मोहब्बत करने लगेगा। यानी उसके दिल से पहले उसका मैदा आ रहा है। ठीक, तो इस शख्स का जो बहन है, इसकी जान अपनी बहन में है, तोते की जान जिस तरह होती है, जिन की जान तोते में। तो अब अगर ये बहन से नहीं सही रहेगी तो शौहर ने उसको मशरूत कर दिया है कि अगर तुम मेरी बहन से अच्छी तो तुम मुझसे अच्छी। ठीक है, तो उसको कम से कम सुपरफिशली जो हमारे कानून होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो पूरी रखनी चाहिए। ओके। यानी कभी कहे कि मैं भी चलती हूँ, बाजी को फलां चीज़ बना के दे दूँ, उनके कबाब ख़त्म हुए उसको तो बाजी से प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो बाजी के हस्बैंड से प्रॉब्लम। जी, मगर जब वो बाजी से अच्छा बनाएगी ना अपना ताल्लुक, तो हस्बैंड उससे खुश हो जाएगा। क्योंकि बहनोई से तो इतना ताल्लुक नंदोई से तो भाई मियाँ का भी नहीं होगा, बहन से ही होगा ज़्यादा, जाहिर है। हाँ। और वो वैसे ही 90 साल का है बेचारा, क्या कर लेगा? वो तो बहुत कुछ कर लेता है। अब देखिए ना 90 साल कि में। वो अच्छा, मेरा अपनी यहाँ पे बहन थोड़ा के सा घर बहन के घर बीवी को लेके नहीं जा रहा। हाँ। अब तो बहन भी वहाँ थोड़ा सा किरदार अदा कर दे कि खुद आ जाए, भाई के साथ ले जाए अपनी भाभी को। जी, जी। 1 दिन 2 दिन रखे या एक वक्त
सारा दिन जब बच्चे इकट्ठे को गुजारे, संभाल लेती बहन भी है। अपना किरदार अदा करे ना, अगर माँ बनी है तो वो भी अपना किरदार अदा और दूसरे लफ्जों में ये है कि अगर उसका बच्चा भी अच्छी जगह पल रहा है जी, सिर्फ हाथों में और सब कुछ है, तो घर पे कोई काम कोई घर पे कारोबार शुरू कर ले, कोई DIY। अपना टाइम नहीं ज़ाया मशवरा है मेरा इनके लिए, हाँ, आप खातून बताइए। के लिए कि शौहर का तो 1 साल से वो देख रही है, कोई पुरसाने फर्क हाल नहीं नहीं पड़ा। है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब उसे चाहिए कि वो अलायंस बनाए अपनी नंद को, उनसे शेयर करे, डिस्कस करे अपने शौहर के बारे में, बहुत very good, और very फिर good। वो वहाँ से जो है वो तालियां बजाइए। एक ये महीने आपने निकल कि जबरदस्त हमारा घर का सुकून ही नहीं हो रहा। ये हल एक निकल सकता है। बहुत अच्छा। क्योंकि अब हम अगर नंद पे बोलें कि वो उनको ऐसा करना चाहिए था या किसी और, वो कुछ हो नहीं सही सकता। बात। जैसे कंट्रीज अपने फॉरेन रिलेशंस ठीक करती हैं, बिल्कुल। तो वो आपने बड़ा अच्छा मशवरा वो दिया। अलायंस जी, उन्हीं को क्या बात, तो अब हम बेचारी सास की भी सुन लेते हैं। जी, उन्हीं ये की हमारा- सास है ये नहीं उन्हीं की। ये रूबी हैं और इनकी क्या राम कहानी, आइए सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। बड़े बेटे की शादी का हमने सोचा, हमने कहा जो है बरसर इख्तियार हो गए वो माशाल्लाह, तो हमने कहा उनकी शादी कर देते हैं। बिल्कुल। मैंने अपने हस्बैंड से मशवरा किया कि मुझे अपनी बहन की बेटी बहुत पसंद थी। अच्छा। मैंने कहा चले, फिर मैंने बच्चे से भी मशवरा किया, मैंने कहा बेटा देखिए मुझे खाला की जो है आपकी खाला है उनकी बेटी मुझे बहुत पसंद है, तो हम जो है उनसे आपका, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा इस तरफ इंटरेस्ट नहीं है, ओके, और मैं यूनिवर्सिटी में जो है अपनी एक दोस्त को पसंद करता हूँ। ठीक है। तो मैंने अपने हस्बैंड से मशवरा किया, मैंने कहा देखें इस तरह से है तो हम क्या करें, तो उन्होंने कहा नहीं देखें हम इस पे बच्चे को उसकी खुशी को फौकियत देंगे, सही। क्योंकि ज़िंदगी उसने गुजारनी है। हाँ। तो हमने कहा चले ठीक है, हम गए खैर उनके घर। बच्ची बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी थी। हाँ। घर वाले बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, ठीक ठाक साथ खैर से शादी होके आई। मगर फिर ये कि हमने उनके नाज नखरे भी उठाए, बड़ा बेटा था, नाज नखरे उठाने थे। मैंने अपने बच्चे के बहू के भी ज़ाहिर बेटी बना के लाई थी मैं उसको। तो मैंने कहा नहीं जैसे बेटियां हैं वैसे ही वो मेरी बेटी है। तो मैंने 6 महीने तक उनको जो है नाश्ता भी दिया है कमरे में, खाना भी दिया उनको कमरे में, सब कुछ दिया। बस फिर जो है बच्चे ने जो है ऑफिस जाना स्टार्ट किया, तो मैंने अपने बच्चे से कहा कि जो है बेटा बीवी को कहो कि नाश्ता वाश्ता बना के आपको दे। तो उसने कहा मम्मा आप उनको रहने दें, आप मुझे दे दिया करें। फिर 1 से 2 दिन 3 दिन इस तरह से चला। तो बस फिर मैंने उनको समझाया बच्ची को, मैंने कहा बेटा देखो अब आप जो है माशाल्लाह शादीशुदा हो, अब बच्चे को अपने हस्बैंड को लेके चलें आप। तो उनका ये कहना था मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया, तो जैसे सिलसिला पहले आप चला रही थी आप उसी तरह से चलाइए। जैसे पहले आप अपने बच्चे को नाश्ता दे रही थी आप उस तरह। मैंने उनको बहुत समझाया, मैंने कहा बेटा देखो मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है, मियाँ बीवी को साथ चलना है, और जो है मैं कब तक हूँ लेके तो आपको ही चलना है ना। मगर उनको जी वो उनका देर से 12 बजे सो के उठना, शौहर को अहमियत नहीं देना। फिर मैंने अपने बच्चे से कहा, तो मेरे बच्चे ने कहा मामा देखिए ये रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से तो मैं बहुत तंग आ गई। हर वक्त आप जो है उसकी शिकायत करती हैं, वो काम नहीं करती है, वो हर वक्त अपनी माँ से टेलीफोन पे बात करती रहती थी और टिकटॉक बनाती रहती और देर से सो के उठती। अब फिर मैंने अपने हस्बैंड से जिक्र किया, मैंने कहा देखिए इस तरह कब तक चलेगा। फिर बच्ची को समझाया तो बच्ची ने साफ मेरे मुंह पे कह दिया मुझे आप अलहदा कर दें। मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा देखो मैं इतने अरमानों से शादी करके लाई हूँ आपकी, हर माँ का अरमान होता है कि बच्चा साथ रहे, और हमारे घर में कभी भी किचन में मासी नहीं, कुकिंग हम ही लोग करते हैं। मगर उनका ये कहना था कि आप जो है एक सर्वेंट रखें घर काम के लिए। देखिए किचन में नहीं बर्दाश्त होता, झाड़ू पोछा है ये कपड़े धोना ही तो मासी कर लेती। तो मैंने कहा बेटा आपको नहीं आता ना, मैं आपको सिखाऊंगी, मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगी, आपको हर चीज़। चलें आप नहीं कर रही, आप मेरे साथ खड़ी हो जाइए, आप देखिए मैं किस तरह से काम कर रही हूँ। तो उन्होंने साफ मुझे ये बात कह दी मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मेरे बेटे ने मुझे कहा कि नहीं मामा अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो इस तरह से तो ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, आप ऐसा कीजिए कि मैं अलहदा हो जाता हूँ। तो मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें अलहदा नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इतने मेरा बेटा मैं इतने, मैंने कहा नहीं बेटा मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तो उसने कहा अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर यही सिलसिला इसी तरह से चलेगा। उसको नाश्ता भी नहीं देती। और वर्किंग है या घर पे होती हैं, पढ़ाई घर पे करने होते जाती हैं? नहीं, पढ़ाई भी नहीं करती। मगरिब का टाइम हुआ अपनी माँ के घर चली गई वो, रोज़ का उनका ये रूटीन था। अपनी माँ के घर चली गई, वहाँ से आई, मैं थक गई हूँ, टिकटॉक बना रही हैं, ये कर रही हैं, या अपने हस्बैंड को कह दिया बाहर से आप खाना ऑर्डर कर लें, मुझे खाना पसंद नहीं आ रहा, इस तरह का खाना मैं नहीं। कोई और उनके अंदर स्किल है जो आप कहती हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी है, या नहीं है बहुत नहीं, सफाई पसंद है या बहुत, कुछ ऐसा? वो देखें बाज़ बच्चियाँ जो होती हैं ना वो माँ के कहने पे होती हैं।
माँ को थोड़ा सा चाहिए अपनी बच्चियों को मोटिवेट करें कि बेटा आपने अब शादी हो गई है, अब आप ससुराल में हो। मगर वहाँ से जो ना हमेशा हमेशा गलत गाइडेंस होती है उनको, हर कोई उनको गलत गाइड करता है। बहनें उनकी गलत गाइड करती हैं, माँ उनकी गलत गाइड करती है कि नहीं जैसे चल रहा है वैसे चलो, आखिर थक हार के सास आपको सेपरेट कर देगी। तो जब वो तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो खाना उनका सेपरेट हो जाएंगे तो बाहर से आएगा बाहर से आएगा खाना। अब बच्चा जो है सुबह बगैर नाश्ते के जाता है, मैं उसको कहती हूँ बेटा मैं नाश्ता बना देती हूँ आपको, तो उसका यही कहना होता है कि मम्मा आप उसको कुछ नहीं कहिएगा, अगर आपने मुझे देना है तो आप दे दीजिए, उसको कुछ नहीं कहिएगा। अब मुझे नहीं समझ आता कि वो किस तरह से ब्लैकमेल होता है मेरा बच्चा, क्या कहानी है क्या नहीं है, मेरी नहीं समझ आती। मगर मैं इस वजह से खामोश हो जाती हूँ कि मेरा बच्चे को लेके ना चली जाए और वो सेपरेट ना हो जाए मेरा बच्चा, बस मैं खामोश हो जाती हूँ। अच्छा, अब ये बिल्कुल अलग सिनेरियो है, सो प्लीज़ ज़रा आप लोग अपनी अपनी राय दें। जी देखिए, मुझे तो ये लगता है कि अब वो गलत तो हो ही रहा है ना, जो भी हो रहा है वो तो गलत हो ही रहा है। अब आप ये करें कि इनको क्या करना चाहिए? इनको क्या, ये तो ऐसे ही बस बर्दाश्त करेगी, माँ है, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया तो इनके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, ये तो उस बेटे के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही बात जहाँ से मैंने शुरू की थी कि बच्चियाँ जो हैं उनकी माँ जो है उनको समझाना चाहिए कि भाई आप घर में गई हो तो घरदारी भी सीखो, और उस शौहर की भी जिम्मेदारी है, वो अपनी बीवी से क्यों नहीं कहता कि ये सब चीज़ें नाश्ता बनाना, या कहते हैं कि शादी के बाद शौहर के सब काम काज जो है वो बीवी करे, वो माँ बेचारी कब तक करेगी। और ये लगता है इस कहानी का कि वो एक ना एक दिन ये पूरा का पूरा जो ये सारी स्टोरी में ट्विस्ट आ रहा है वो अलग हो जाएगा, लेके इसको अलग ही रहेंगे, वो माँ को छोड़ जाएंगे, मुझे तो यही लगता है। अब ये मशवरा देंगी, ये काबिल बैठे। आप भी अपना मशवरा दें। नहीं आप देखिए, मेरा आई विल बी वेरी हार्श, आई एम सॉरी, मुझे आपकी गलती यहाँ दिख रही है, क्योंकि आपने अपने बेटे की शादी की, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये ज़रूर एक पॉइंट है आपके सबकॉन्शियस में कि अगर आप अपनी बहन की बेटी का आपने जिक्र किया था कि अगर आप उनको लाती तो ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है आप अभी तक उस चीज़ से निकली नहीं है। नहीं, कहीं सबकॉन्शियसली ना वो आपके दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है कि वो कंपैरिजन चलता है क्योंकि आपने बात वहीं से शुरू की। दूसरी बात ये कि जब अगर चाहे वो आप अपनी बहन की बेटी से करती या कहीं किसी से भी करती, आपका जो फ़र्ज़ था वो आपने निभा दिया, अपने बेटे की परवरिश कर दी, तालीम दे दी, अच्छा माहौल दिया, अच्छा इंसान बनाया। अब जब आपने उसकी शादी कर दी तो आपको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ये रियलिटी फेस करनी पड़ेगी कि वो अब आपका सिर्फ बेटा नहीं है, वो एक शौहर भी है। आपने जितनी भी सिचुएशन सुनाई, इसमें मसला मियाँ बीवी के बीच है ही नहीं। आपका बेटा कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है आप अपनी बेगम की, वो सिर्फ ये कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आप लोगों के मसले, मियाँ बीवी के आपस के मसले नहीं है, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और हर कपल की क्राइटेरिया ना अलग होते हैं। बिल्कुल। अगर उसको नाश्ता इम्पोर्टेंट लगता तो वो करता अपनी बीवी से बात। exactly. उसकी जिंदगी में वो नाश्ता इम्पोर्टेंट नहीं है, वो खुशहाली जो उन दोनों के बीच में है, वो अंडरस्टैंडिंग जो उन दोनों के बीच में है, वो उसके लिए मैटर करती है। हर आदमी के लिए सिर्फ खाना इम्पोर्टेंट नहीं होता। आपका आपके शौहर से जो रिलेशन है या उसका जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होगा। आपने इस तरह जिंदगी गुजारी, आपके बेटे का और उनकी बेगम का की मेंटल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पेस पर है इस वक्त, जिसको आप नहीं समझ पा रहे। मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं जानती आपकी बहू किस तरह की है, कहाँ से आई है, किस घर से आई है, कैसी है, कौन है। नहीं, बच्ची बहुत अच्छी है, बच्ची बहुत समझदार है, मगर कहते ना कि जो मेकअप वो अलग होना इसीलिए चाह रही है क्योंकि अगर वो नाश्ते वाली बात या वो काम वाली बात पर इशू कौन बना रहा है, मियाँ नहीं सास। एग्जैक्टली, सास बना रही है इशू, तो उसको लग रहा है कि वो जो उसकी इंडिपेंडेंस या उसकी प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब हो रही है आपकी वजह से। या तो अगर बेटा होता ना, वो कहता कि मुझे नाश्ता नहीं देती अम्मी, ये देखिए बहुत सारी लड़के ऐसे शिकायतें तो आती है रूम से, लेकिन फिर भी वो प्राइवेट, वो आपका मसला नहीं है। हाँ। नहीं, मैं नहीं बोलती, देखिए कमरे से तो आपका मसला नहीं है ना, आप सुन के वो अगर प्रेडिक्ट कर रही हैं, सोच रही हैं कि नहीं यार इसके ये इनके बीच में कुछ मसला हो रहा है, जब तक कि वो बेटा आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा, आपका बनता ही नहीं है बीच में। मैं नहीं बोलती उसको, कुछ भी नहीं कहती, बस मैं ये कहती हूँ कि अपने शौहर को टाइम दो। शौहर को टाइम नहीं, मेहमान आ जाते हैं तो कमरे में चली जाती हैं, किसी मेहमान को टाइम नहीं देती। वो कहती है ये आपके मेहमान हैं, इनको आप हैंडल करें, इनको मैं हैंडल नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अपने शौहर के लिए आई हूँ। तो ये गलत है। जब जॉइंट फैमिली में बंदा रहता है तो वो सब चीज़ों को बेयर करता है। हाँ,
मगर वो ये चीज़ ठीक है जी, आप क्या कहेंगी? जी, मैं ये कहूँगी कि इंसान जो है वो जब जॉइंट फैमिली में आता है तो 2-3 उसको प्लस पॉइंट मिल रहे होते हैं। एक तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है जॉइंट फैमिली में, दूसरा ये कि फाइनेंशियल बर्डन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सबके बीच में, और तीसरा ये है कि आपको जब कहीं पे जाना हो तो उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल नहीं होता। आपने अपना कमरा बंद किया, चले गए, बाकी घर से आपको गरज नहीं होता। अच्छा, मगर एक बात ज़रूर है कि आपको ये अंदेशा है ना कि बेटा अलग हो जाएगा, तो फिर आप चुप हो जाती हैं। मगर अगर आप गौर से देखें तो वो अलग हो चुका है, अलग तो वो अलग हो चुका है, सही। ठीक है, स्पिरिचुअली वो अलग हो चुका है, अभी सिर्फ वो फिज़िकली अलग नहीं हुआ। तो वो चीज़ जो है वो अलग तो हो चुका है, क्योंकि वो अब आपकी सुप्रीमेसी जो है घर में वो चैलेंज हो गई। ठीक, तो जब वो चैलेंज हो गई कि नहीं मम्मी जो आप कह रहे हैं वो नहीं होगा, जो मेरी बीवी कह रही है वो होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जब चीज़ आ गई तो इसका मतलब है कि उसने एक दीवार तो बना ली, ठीक है। दीवार बनाना बिल्कुल गलत नहीं है, हम इसको बाउंड्रीज कहते हैं। ये बात तो और आप उसको अगर ऊपर कोई छोटी सी गैलरी है या टेरेस है, उसको छत लगा के उनका किचन ऊपर बना दें, ठीक है। किचन ऊपर बनाना ही अलग करना होता है, इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या पता वो खुद इंडिपेंडेंट होके खुश हो जाए। नहीं, अभी उसके सर पे पड़ी ही नहीं ना जी, वो मेरे पास भेज देना कि नहीं वो दादी बना के दे देंगी, मैं वही बात ना, क्योंकि आप हैं, आप वो डिपेंडेंट है ना, वो आपके ऊपर। डिपेंडेंट है। वो वजह ये है कि आप उसको बेटी बना के लाई, बहू बना के नहीं लाई, ठीक है। हाँ, तो ये गलत बात है। ये रिश्ते जो बने हुए हैं कि ये खाला हैं, ये फुप्पी हैं, ये वालदा हैं, ये सास हैं, ये ससुर हैं, ये खाला सास हैं, ये सब रिश्ते किसी वजह से बने थे। ये तो मैं हमेशा से तो बहू को बेटी बना के नहीं लाया जाता, नहीं लाया नहीं जाता, मगर ये नहीं, हमेशा बहू को बेटी की तरह रखा भी नहीं जाता। क्योंकि आप अपनी बेटी को क्या कहते हैं, चलो उठो ना चाय बना के दो, बैठी हुई हो आप, देख नहीं रही हो कि अच्छा वो बुरा भी नहीं मनाएगी, अम्मी नहीं बनानी मैंने, वो आगे से ये कह देगी। जब बहू होगी तो आप उसको बड़े सलीके से कहेंगी, क्योंकि वो बहू है, एक फॉर्मल रिलेशन है, ठीक है। तो आपने जब अम्मी वाली चीज़ें शुरू में बनानी शुरू कर दी, जैसे हम अपनी बच्चियों को बिगाड़ लेते हैं कि कमरे में बैठी हैं तो खाना ले जा के दे रहे हैं, ठीक है ना, वो आपने 6 महीने तक तो यही चला। नहीं, वो आपने एक ब्रेक के बाद हम आके ना जी, इसको कंक्लूड ठीक है, करते कर हैं। लें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो पिछले वाले सेगमेंट में जो सास थी उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उनको वो तकलीफ़ में थी अपने बेटे की हालत देख के कि उसको नाश्ता नहीं मिल रहा, और उनको अपनी ज़िंदगी से कोई प्रॉब्लम माशाल्लाह अट्टी कट्टी हैं, सेहतमंद है, सारे काम खुद कर सकती हैं, लेकिन उनको बेटे से हो रही थी मसला। तो आप कंक्लूड करेंगे एज मर्द? देखिए, मैं उसने मोहब्बत की शादी की है, वो मोहब्बत निभा रहा है, ठीक है। अच्छा, मियाँ बीवी में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपस में उनका कोई मसला नहीं है, और बेचारी माँ जो है वो इस तकलीफ में है कि मेरे बेटे का ख्याल करे, वो ख्याल नहीं कर रही, ये तकलीफ है माँ को। और यही तकलीफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बीवी बेटे को लेके निकल जाएगी, मुझे ये लगता है। हाँ, बाकी बिल्कुल ऐसा माहिर ही। नफ्सियात बताएं। जी आप बताएं। मेरा ख्याल है कि मदर को ना ये देखना चाहिए कि उनकी अपनी एडजस्टमेंट अच्छी हो गई। अच्छा, अब एडजस्टमेंट अच्छी हो गई तो उसमें कुछ कोताहियाँ हैं, मगर जब उसका अपना बच्चा बड़ा होगा, खाना मांगेगा, फ्रेंच टोस्ट बना दे मम्मी, कुछ कर दे, पर अपने बच्चे के लिए तो बंदा उठता ही है, तो शौहर को भी खिला देगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मेरा ख्याल है इतना बड़ा मसला उनका मैं तो कहती हूँ कि अब वो अपने ऊपर फोकस करो ना, सारी जिंदगी बिल्कुल सही बच्चे को कह रहे देखा, अब बच्चे को छोड़ दे, अब बच्चे की परवरिश करना, अपने बेटे की परवरिश करना खत्म करें, अपने ऊपर फोकस करें। वो बेचारी तो कर नाश्ते ली उन्होंने, हो गई कर ली ना, हो गई, अब वो सवाल नाश्ते इसके बना रही हैं, जी। निकले भाई, वो भी निकले अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ जाके गप लगाए। घर में खाना नहीं पका होगा तो बहू भूखी तो नहीं रहेगी सारा दिन, बनाएगी उठ के, जरूरत है उसको तो यूट्यूब से, यूट्यूब है आजकल तो सीखने की भी जरूरत नहीं, नमक इतना डालो, ये करो वो को, जब उसके सर पे पड़ेगी तो वो सीख लेगी, बजाय उसकी स्थानी बनकर
वो सास है ना, वो उस्तानी ना बने। और ऐसा भी है कि कोई आपस में कोई शुगल की भी चीज़ रखें कि चलो बहू हम दोनों मिलके चलते हैं शॉपिंग करने, तो कौन बहू इनकार करेगी, है ना? तो अपना रेपो डेवलप करने के लिए पहले हेल्दी अच्छा, और हर किसी को कुकिंग का शौक नहीं होता, तो ज़रूरी तो नहीं अगर सास को शौक है कुकिंग का तो बहू भी उनके पास ऐसी आए जिसको कुकिंग का शौक हो। क्या पता उसके अंदर कोई और स्किल हो, क्या पता वो घर की सफाई अच्छा करवा सके। या फिर उस मर्द को खुद सीख लेना चाहिए, अपना नाश्ता बनाए, खाना बनाए, या ये वो करे अगर बीवी की खातिर करना तो ये करे। माँ को तो सुकून उन्होंने दे। कहा कि वो टिकटॉक बनाती हैं, सास नहीं, को एक माँ टिकटॉक की भी- बहू माँ के का साथ अदब बना भी ले, जरूरी। बहू 2 जी। रोटियां डाल के दे देगी। मैंने एक सास और बहू बड़े मजे की टिकटॉक्स बनाती हैं। जी, जी। उसमें यही रंजिशें होती हैं सारी, मगर वो प्लानिंग के सब मैं तो इतने मजे से देखती हूँ उनके टिकटॉक्स और उनकी रील्स। सो अब अगले उस पे चलते हैं। मेरा ख्याल से हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मदर इन लॉज हैं ज़्यादातर परसेंटेज में हाउसवाइफ्स होती हैं, उनकी सारी ज़िंदगी घर का मेवर बच्चे और मियाँ होते हैं। उस चीज़ की भी हमें कदर करनी चाहिए हाँ। कि एक माँ कितनी मोहब्बत करती है अपने बच्चों से। मगर एक सर्टेन टाइम पर माँ को अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जी। अभी माँ अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, वो अभी भी अपने बेटे के ध्यान पे लगी है कि वो खुश है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे लें। हाँ, है ना? ये आपकी बात सही है, बिल्कुल। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अनम। अनम। अच्छा, मैं ये बताऊंगी कि मेरी शादी को 10 साल हुए और 10 साल में जॉइंट फैमिली में मैं रह रही थी और मेरी 5 नंदे हैं और वो 40+ एज ही हैं, पाँचों की 5, और सास ससुर भी हैं घर में। अब इन 10 साल में ना मुझे हर चीज़ का ये बताया गया है कि बस कुछ भी करने से पहले मतलब उनको देखना है, नंदों को देखना है। नंद मतलब वो खुद भी कर सकती हैं काम वगैरह, मतलब वो उठाती नहीं है सास वगैरह, उनको कोई भी काम वगैरह होता है तो वो कहती नहीं ये बहू कर देंगी, और मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, तो उस पर ये सारा फोकस ना मेरे ऊपर ही रहता है कि कुछ भी मेहमान नवाजी करना हो या कोई भी दावत वगैरह करनी हो तो सारा काम ना ये देख लेंगी। और फिर इस तरीके से अब बच्चों को भी देखना मुझे होता है, अब वो घर भी कंजेस्टेड है, उसमें फिर मैंने अपने शौहर से डिमांड भी करी। मैंने कहा देखें काफ़ी टाइम हो गया, 10 साल के बाद फिर मैंने उनको कहा कि काफ़ी टाइम हो गया है, अगर आप घर अरेंज करें दूसरा करके दे सकते तो मुझे करके दें। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दिया भी, मुझे अलग करके भी दिया। लेकिन जब मैं अलग जाके रह रही हूँ फिर मेरे शौहर ने मुझे ये बात भी क्लियर कर दी कि मैं अपने घर से दूर नहीं रहूँगा, कि करीब में ही रहूँगा, और कुछ भी अगर जैसे बच्चों का हो, मदरसे का, स्कूल की टाइमिंग वगैरह कुछ भी करना होता है वो तुम खुद मैनेज करोगी, मतलब मैं मेड भी रख के नहीं दूँगा, आपको सब कुछ खुद करना है। फिर फाइनेंशियली थोड़ी इशू भी आने लग गए थे, फिर मैंने जॉब भी करना शुरू करी, और जॉब के मतलब ऐसे वक्त होते हैं, सेल्स मैन हूँ मैं मार्ट में, तो उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती। अब इस वजह से ना क्लैश आ रहे हैं बच्चों के उसमें। अब मैं अपने हस्बैंड को ये कहती हूँ कि देखिए मैं क्या करूँ, मुझे बताएं कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि बच्चों का देखना वगैरह भी होता है। तो वो कह रहे हैं बस खुद ही करना है। अब मैं अकेले रहकर मेरे साथ ये मसला हो रहा है कि मैं बच्चों की वजह से क्या करूँ। फिर जब मैं ससुराल में जाती हूँ तो मुझे देखना पड़ता है, फिर मैं अपनी 5 नंदों का करना, उनको देखना, सुबह उठ के सब नाश्ता वगैरह। सब जॉब करती हैं नंदे? नहीं, तीनों घर में, 5 घर में रहती हैं। आपके बच्चों को संभाला है उन्होंने कभी? नहीं, ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ मुझे ही करना है। शादीशुदा है? जी नहीं, वो अनमैरिड है, तो इसलिए मैं परेशान हो गई हूँ कि मैं जॉइंट फैमिली में रहूँ। सास ससुर इस बात पे परेशान नहीं है कि बच्चियाँ हैं उनकी शादियाँ करनी है? नहीं, वो असल में बेटियाँ ना खुद कहती हैं कि अच्छे से अच्छा रिश्ता है, इसके चक्कर में एज उनकी निकलती गई है, 40+ हैं, 1 साल के गैप से, तो इस वजह से पहले बड़ी बेटी की होगी, उसके बाद हम दूसरी करेंगे, इस वजह से वो चारों की चारों बैठी हुई हैं। आपकी पसंद की शादी? नहीं, अरेंज है मेरी। तो आपके हस्बैंड जो हैं, जो वो अर्न करते हैं, उससे अभी गुजारा नहीं होता? नहीं, और परेशानी। आपके बच्चे कितने छोटे हैं? मेरी एक बेटी 3 साल की है और एक बेटा 4 साल का है। ये तो बहुत छोटे हैं जी। तो अगर आप भी जॉब करेंगी तो बच्चे तो रुल जाएंगे। फिर अब वो रेंट वगैरह कहना है कि घर का रेंट वगैरह भी हमें देना है, घर भी अपना नहीं है हमारा, तो उसको। और आपकी मदर इन लॉ हेल्प नहीं करती कि अगर नहीं। आप जॉब पे हैं तो बच्चे स्कूल से उनके पास चले जाएं? नहीं, कुछ तो भी नहीं। आप अभी चाह क्या रही हैं? आइडियल सिनेरियो क्या है आपके दिमाग में कि क्या हो? मैं अगर मैं अलग रह रही हूँ तो मैं चाह रही थी कि ससुराल में जाके मैं अपने बच्चों को बोल दूँ कि हाँ आप मेरे बच्चों को देख लें, कुछ ख्याल कर लें, तो वहाँ से वो भी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब मैं परेशान हो गई हूँ, अलग रहकर भी परेशान हो तो गई हूँ, आपका साथ ख्याल रह के था भी। कि हम अलग रहेंगे और बच्चों को मैं अपनी सास और नंदों के पास छोड़ दिया करूंगी और मैं भी जॉब कर लूंगी, ये कर ये लें ज़हन में प्लान या था? मेड वगैरह रखवा लें कि शौहर मेरे रख लें कि नहीं वो भी मैनेज हो जाए बच्चों को, लेकिन वो भी नहीं अरेंज। तो आप अपनी तनख्वाह से नहीं रख सकती मेड? मना कर दिया है कि नहीं आपको खुद ही देखना है, शौहर ने कहा है कि आपको खुद ही मैनेज करना है कि घर में तो कोई इन नहीं सारी आएगा। चीज़ों के बाद मसला क्या आ रहा है? मतलब मैं कैसे मैनेज करूँ, ये जॉब कैसे करें? जॉब कैसे करूँ, बच्चों का फिर स्कूल बच्चों जाना को कैसे देखूँ, उसका मैनेजमेंट टाइम का कैसे संभालूँ? या तो आप जॉब ऐसी करें जो बच्चों के स्कूल टाइमिंग से मैच करती हूँ,
कि भाई जब तक वो स्कूल में अच्छा, है आपकी उस तरह नंदों की से जॉब कैसी ढूंढें, बातचीत? भले वो आधी तनख्वाह पे हों। अपनी नंदों से बातचीत कैसी मतलब वो आप? कुछ भी नहीं है, बातचीत वगैरह इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखी हुई उन्होंने। अच्छा हाँ। आपके हस्बैंड एक ही भाई, एक ही हैं, जी। एक ही बेटे हैं? जी। इकलौते? ठीक है। अब किसी सब एक से उनको भी- अलग-अलग मशवरे किसी एक से भी नहीं अच्छा बनती? छोटी वाली से है, लेकिन वो वही काम वगैरह तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ ऐसी बातचीत नहीं। छोटी वाली वो नंद इस से तरह है। तो पड़े पड़े बीमार हो जाएंगी पांचों बहनें अब बस कि कोई काम भी नहीं आपकी करना। आपकी अम्मी नहीं संभाल सकती बच्चों मेरी को? मम्मा का घर काफ़ी दूर है, हाँ, तो इस वजह से ले जाना रोज़ाना स्कूल का करना, पिक एंड ड्रॉप का इशू है। तो फुफिया को आप बच्चों से तो वैन बड़ी अपनी प्यार वहाँ की लगा दें कि आप के बच्चों को पिक करे वैन स्कूल के लिए यहाँ से और छोड़े आपकी अम्मी के लेकिन घर। ये भी हस्बैंड को पसंद नहीं है, अल्लाह, ये तो हस्बैंड बड़े मसले कि हैं। ये भी पसंद नहीं कि रहना बस भी यहाँ घर भी के मसला पास इनके है और husband कोई का। आया भी नहीं रख के दे रहे। इसलिए तो ये इनके परेशान। शौहर ने अपने घर के पास रखा है हाँ, नहीं कि तो भाई फायदा ये अपनी फायदा माँ ही के नहीं। पास ना आना जाना ना हो, इधर ही रहे, ताकि जब भी कोई बच्चों को देखना हो या मुझे भी आने जाने में आसानी रहे। अलग इन्होंने चाहा, उन्होंने अलग करके रख दिया। ये आजकल के बच्चों को अजीब ही समझ आई कि बीवियों की मर्जी पे अलग कर दिया, लेकिन उनको परेशानी में रखा। जी। अब देखें ना, यही हो रहा है, बच्चों हर के सर केस पे में यही हाँ, हो रहा है। बाप भी होना चाहिए बच्चों के सर पे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनके बाप भी सर पे हो, उनकी जिम्मेदारी भी हो, और वो अपना टाइम दे, या फिर अपनी वो जो छोटी नंद है किसी एक नंद को आपके साथ रखें। और क्या, जब वो आपके हस्बैंड वहाँ अपने अपनी तनख्वाह से हेल्प तनख्वाह। करते हैं, जी। कंट्रीब्यूट करते हैं, जी, तो बिल्कुल। अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको फिर असाइन करना चाहिए अपनी बहनों को या किसी को कि मेरे बच्चों को देखो, क्योंकि मैं अलग घर अफोर्ड नहीं कर सकता ये इस तरह। बात, ये जब बात। आप उस घर अब में उस थी वक्त तो भी आपके आदमी बच्चों का को ही थोड़ा बहुत काम देख है। लेते बिल्कुल। थे? हाँ, थोड़ा बहुत देख लेते थे जब उस घर में थी? जी जी, देख थोड़ा लेते बहुत देख लेते थे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं जैसे लेकिन जिम्मेदारी उनको वाली होती है ना। यहाँ आपके हस्बैंड का काम है कि असाइन करें। और देखिए, जॉब आप वो- अपनी मर्जी वो से वाहिद करें। बच्चे हैं घर नहीं, के, हस्बैंड पोते की पोतियां इजाज़त हैं। से करी, उन्होंने भी वाहिद कहा है। बच्चे हैं तो उनसे तो मोहब्बत होती है बड़ी हाँ, दादा मैं दादी। इजाजत का नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ जॉब आप अपनी मर्जी से कर रही हैं या आपके हस्बैंड ने कहा है कि करो तुम हस्बैंड ने ही कहा है कि जॉब करो। जी, तो फाइनेंशियल फिर अब यहाँ तो आप उनको लोगों को- हल वही निकालेंगे, एग्जैक्टली हल वही निकालेंगे, और उनको इतना देखिए इन दी एंड आपको पता है किसी का नुकसान नहीं है, आपके दोनों बच्चों का बिल्कुल। नुकसान है। वही। ठीक है, बड़ों की तो कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, हम संभल जाते हैं, और बच्चे इनका जोर आपके- किसी पे नहीं चलेगा, सिर्फ आप जी। अपने हस्बैंड पे ही जोर चला सकती हैं और वही अपने घर वालों को हैंडल करेंगे। आपका जोर नंदों और सास पे नहीं चलेगा। आपको अपने मियाँ को ही बोलना पड़ेगा कि या तो मैं जॉब नहीं कर रही, आप सारा खर्चा उठाएं, या फिर आप ये हल निकालें। या बच्चों से मोहब्बत पैदा करवाएं। कई दफ़ा हम खुद भी करवा देते हैं, जाके कहते हैं अम्मी ये आपको याद कर रहा था, ये दादी को बहुत याद कर रहा था, कह रहा दादी के लिए कार्ड बनाया है। इस किस्म की भी स्ट्रेटजीज करें, क्योंकि देखिए कोई ऐसी बड़ी मसला लग नहीं रहा नहीं उनके है। अंदर। जब 5 औरतें वो फारिग वाला हैं, 6 वो औरतें, वाला मसला नहीं है जो 90 साल का बहनोई नमक डाल देता था और ये कर उसका देता कोई था। हल ही नहीं। वो मसला नहीं है। कम से कम दो न सही तो एक नंद तो जी। अपनी बीवी के पास तो रख सकता है ना, जी, बिल्कुल। कि मेरी बहन जो है वो इसके साथ रहे, नहीं, घर में बराबर में घर है। में बराबर में है, तो वो फिर बच्चे आके उधर कर चले सकते जाएं। हैं। बहनें तो कर सकती हैं, लेकिन फुफी का रिश्ता भी जो है वो बहुत प्यारा रिश्ता है। बिल्कुल। तो फुफियाँ भी ख्याल करें ना जी, अपने जी। बच्चों भाई नहीं, अगर आप किसी को जिम्मेदारी दे देते हैं ना, फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, फिर उसको मोहब्बत भी हो जाती भी है। हो और जाती बात सारी ये है कि ये हाउसवाइफ नहीं है, आप जॉब करवा रहे हैं जब इनके हस्बैंड, तो जाहिर है फिर आप अगर फाइनेंशियली आप हेल्प कर रही हैं तो फिर डोमेस्टिकली भी आपके हस्बैंड को हेल्प करना करनी पड़ेगी। बिल्कुल जरूरी है। और दूसरी बात वरना ये- आप जॉब छोड़ के घर बैठ जाए, बोले आप हाँ, खर्चा उठाएं, मतलब या तो मैं ये अपने हो बच्चों सकता को है या रोने फिर नहीं ये हो दूंगी। सकता एज मदर बिल्कुल। आपकी प्रायोरिटी किस वक्त जी। किस एज में क्या होनी चाहिए ये आपको पता होना जी, चाहिए। बंदा रूखी सूखी खा ले मगर बच्चे तो आंखों के सामने हो ना। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। इतनी आई डोंट नो कि इन सारे टॉपिक्स से हमारे आवाम की कितनी हेल्प हो पाई बहुत होगी, help हुई। मगर ये एक डिबेट है कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम या अलग से सेपरेट रहना। बेसिकली आपको सुकून शादी के बाद सुकून आपकी ज़िंदगी में किस तरह मिल रहा है, आपको ये कोई साइंस नहीं है कि हाँ कंबाइंड फैमिली सिस्टम ही अच्छा है या अलग रहना ही अच्छा है। बिल्कुल। जहाँ आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है, सबकी पूरे कुनबे की, वो बेहतर तरीक़ेकार है, चाहे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से हो बिल्कुल। या वो सेपरेट रहने से। To Thank each you। their own। आप सबका बहुत शुक्रिया Thank you। इतने अच्छे मशवरे देने का। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे मंडे को। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।